वेलकम टू सीआईए। दोस्तों, आज यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 का प्री एग्जामिनेशन हुआ है और आज का सीसेट पेपर आपके सामने ये स्क्रीन पर है। ये सीसेट पेपर हम लोग आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसमें पैराग्राफ वाला जो क्वेश्चन है उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। मैथमेटिक्स और रीजनिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि जो हम लोगों ने क्लास लिया था या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कुछ सॉल्व करवाया था उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, वो सब देखेंगे क्वेश्चन पे। जो यहाँ दिख रहा है वो देख सकते हैं कि ये पैराग्राफ से रिलेटेड है। ये इसमें तो पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये इंग्लिश मीडियम का है। हाँ, यहाँ आपके पास ये क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, समझ सकते हैं इसको। रेड फोन यूज कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर लिखा है, पहला जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है वो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन ये सब जो है पैराग्राफ से रिलेटेड था। तो देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि प्रथम 100 धन पूर्णांक घनपूर्ण संख्याओं पर विचार कीजिए, उनमें से कितनी 2, 3, 5, 7, 9 से विभाज्य किसी भी एक से विभाज्य नहीं है। ये क्वेश्चन है। इससे पहले बता देता हूं कि मैं ये जो है क्वेश्चन ग्रुप सी का है। ग्रुप सी वाले आप क्वेश्चन मिला सकते हैं या देख सकते हैं कि 100 से जो धन पूर्णांक है वो 2, 3, 5, 7 और 9 में से किसी भी से विभाज्य नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमें ये प्राइम नंबर निकालने के लिए कहता है और 1 से लेके 100 तक टोटल जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो 25 होते हैं, 25 होते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे करके टोटल 25 प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्या होती है। उसमें से 2, 3, 5, 7 वो तो ऑलरेडी यहीं पर है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि वो अगर रहता तो इन सब से डिविजिबल हो जाता ना, तो इन सब को हम अलग कर देंगे। तो 25 में से जो 4 है वो माइनस कर लेंगे, यानी कुल मिला के ऐसा 21 हो जाएगा। 21 संख्याएं यानी नंबर्स हो जाएंगी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है। देखिए यहाँ पर अब अगला क्वेश्चन है कि 4 इज लेस देन x लेस देन 8, फिर है 2 लेस देन इक्वल टू y लेस इक्वल टू 7। तो x प्लस y का महत्तम मान की बात कर रहा है। x प्लस y का महत्तम मान है तो x यहाँ पर हम मैक्सिमम 8 ले लेते हैं और y जो है मैक्सिमम 7 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये x प्लस y का महत्तम मान है और x माइनस y का मतलब यहाँ पर जो कम है, x जो है हमारा सबसे कम यहाँ पर 4 है, 4 है, और y जो है सबसे कम यहाँ 2 है। तो यही इसका हो जाएगा महत्तम मान से न्यूनतम मान के बीच का अनुपात, मतलब रेशियो। तो 15:2। यहाँ ऑप्शन बी में हिंदी मीडियम में 15:2 दिया नहीं गया है, लेकिन इंग्लिश मीडियम में दिया गया है। तो यहाँ ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद जो आज जो है फर्स्ट क्लास है, इसके बाद मैं फिर से इस क्वेश्चन को डिस्कस ब्रीफली करूंगा, तो उसमें बाइलिंगुअल करके हिंदी और इंग्लिश दोनों करूंगा। यहाँ बस क्वेश्चन का आंसर देखना है और कैसे सॉल्व करना था वो आप देख सकते हैं। तो हिंदी में देखना है। मान लीजिए कि p और k दोनों अभाज्य संख्या इस प्रकार है कि p स्क्वायर प्लस k एक अभाज्य संख्या है जो 30 से कम है। तो k के संभव मान क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ p को अगर मान लीजिए 2 ले लेते हैं, p को अगर 2 लेते हैं तो 2 का स्क्वायर हो जाता है कितना, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो 4 प्लस कितना रखे, 30 से कम ऐसा होना चाहिए। और p स्क्वायर प्लस k भी एक अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर अगर 4 है तो मान लीजिए अगर हम यहाँ 3 रख देते हैं तो ये 4 और 3 मिल करके होता है 7। फिर उसके बाद 4 प्लस 5 नहीं रख सकते, उसके बाद 7, हाँ 4 प्लस 7 रखेंगे तो ये हो जाता है 11। उसी तरह 4 है, 11 रखेंगे तो नहीं होगा। फिर उसके बाद हाँ 13 रख सकते हैं, 4 प्लस 13 तो ये हो जाता है 17, ठीक है। 30 से कम लेना है। अगर 13 है, अगर मान के चलिए यहाँ पर 17 ले लेते हैं तो भी नहीं होगा। तो 4 प्लस हम लोग 19 ले लेते हैं तो ये हो जाता है 23। देख रहे हैं यहाँ पर कि 4 जो ले रहे हैं ये सही मायने में 2 है, तो 2 का स्क्वायर, 2 भी यहाँ पर प्राइम नंबर होता है। संभव मान बोल रहा है कि क्या है, के संभव मान कितने हैं, ये क्वेश्चन बोल रहा है। मतलब यहाँ पर कितने संभव मान हो सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर फिलहाल तो अभी 4 मान है तो ये 19 हो गया। अब मान के चलिए 19 के बाद 23 ले लेंगे तो 23 प्लस 4 27, जो कि होता नहीं है। तो इस सिचुएशन में नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आप जो भी लेंगे तो 30 के आसपास आ जाएगा। अब मान लेते हैं 3 ले लेते हैं, एक की जगह 3 ले लेते हैं तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो 9 में अगर
मान लेते हैं कि 2 अगर ऐड कर लेते हैं तो 9 2 हो जाता है 11, तो यहाँ 2 भी अभाज्य संख्या, 11 भी अभाज्य संख्या। फिर उसके बाद 9 है, 9 में अगर 5 ले लेते हैं तो 14, 9 में 7 ले लेते हैं 16, फिर उसके बाद क्या हो सकता है, 9 में 11 लेंगे तो भी नहीं होगा 20, 13 ले लेंगे तो 13 और 9 मिलके हो जाता है 22, नहीं होगा, 17 और 9, 9 8 17 मतलब 28 हो सकता है। तो यहाँ पर ये भी नहीं ले पा रहे हैं हम लोग, मतलब ये नहीं हो पाएगा, 3 नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद इसके बाद मतलब नहीं लिया जा सकता है। 5 अगर ले लेते हैं तो 5 का स्क्वायर ही हो जाता है 25, तो 25 में अगर हम मान लीजिए 3 भी ऐड करेंगे तो 28, 2 ऐड करेंगे तो 27, ये सभी जो है ये भाज्य संख्याएं हो रही है जो कि 30 से कम है। यहाँ बोला है ना कि जो 30 से कम है, 30 से कम लेना है, तो ये सब मैच नहीं कर रहा है। तो सही मायने में 1 2 3 4 और 1 यहाँ पर हो रहा है, यानी कुल मिला के 5 है। कुल मिला के कितने आ रहे हैं, 5, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। क्लियर? ये इंग्लिश मीडियम वाला है, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले में आ जाते हैं। इसमें देखिए हिंदी मीडियम वाले में ये कहां पर है ये क्वेश्चन, हाँ यहां पर है, देख लीजिए। लिख रहा है इसमें कि संख्याओं के n समुच्चय है जिसमें प्रत्येक में केवल 3 धन पूर्णांक है जिसका एलसीएम 1001 के बराबर है और एचसीएफ 1 के बराबर है। एचसीएफ 1 है तो n का संभव मान क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए 1001 जो है ना, 1001 है, इसमें अगर मान के चलेंगे 11 से डिवाइड करेंगे, 11 से डिविजिबल होता है, तो 11 नमा 99, फिर ये होता है 7, 13 से 91। तो इसका मतलब जो इसके फैक्टर्स जो हो सकते हैं वो 1 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं और 13 हो सकते हैं। तो बोलता है कि यहाँ पर n के कितने संभव मान है। अब यहाँ पर 3 का ये एक समुच्चय यानी कि सेट बनाना है। तो कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में मैंने क्लास में बताया था कि 4 दिया हुआ है, उसमें 3 सेट बनाना है, तो 4C3 मतलब ये 4 होता है, तो 4 तो ऐसे ही बन जाएंगे। क्लियर? फिर उसके बाद जो इसमें नंबर्स हो जाएंगे, जैसे आप मान लें कि 3 करके अगर हम बना लेते हैं, 3 है उसमें से कोई 2 बना लेते हैं, तो 3 में से अगर 2 का बना लेते हैं तो ये होता है 3 बार। मतलब नहीं समझ में आया? पहले मान लीजिए कि 1 7 11 ऐसे करके, फिर 1 11 13, फिर उसके बाद कर सकते हैं हम लोग 7 11 13, फिर लिख सकते हैं कि 1 7 11 13 हो गया। तो अब क्या लिख सकते हैं कि 1 लिख सकते हैं, फिर उसके बाद 7 लिख सकते हैं और 13 लिख सकते हैं। तो 4 इस तरह से बना। इसी तरह से कोई 2 को एक साथ अगर लिख दे, 11 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 और 13, तो इस तरह से हम भी पेयर बना सकते हैं। फिर उसके बाद 7 जो है वो 13 से मल्टीप्लाई होगा तो 11, फिर यह 91 हो जाएगा, फिर 7 से हुआ, 11 और 13 अगर आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पर 7 हो जाएगा और यह 143 हो जाएगा। तो ये 4 हो गया, 3 7 तो ऐसे ही हो गया, 7 तो फिलहाल हो जा रहा है। यहाँ बोल रहा है कि 8 या 8 से अधिक भी है ऑप्शन में। अगर मान लेते हैं कि तीनों नंबर्स को अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 7 और तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1011 भी हो सकता है, 1 11 1011 भी हो सकता है, फिर 1 13 1011 भी हो सकता है, फिर 7 11 1011 भी हो सकता है। आ रहा समझ में? तो इस तरह से बहुत से नंबर हो सकते हैं। तो यहाँ तक तो 7 था, उसके बाद 4 और बढ़ गए। जैसे ही 7 के बाद 8 9 पर आ गया, इसका मतलब 8 से अधिक पर आ गया ना ऑप्शन, 8 से ज़्यादा हो गया, मतलब ऑप्शन डी आंसर। इसमें आपको पूरा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है कि सभी आंसर इसमें निकाल लेंगे, इसमें बस आप 8 से अधिक निकाल लीजिए, आपका क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कैसे होगा। यहाँ लिख रहा है कि मान लीजिए PQR कोई 3 अंकों वाली संख्या है, PPT कोई 3 अंकों वाली संख्या है यहाँ पर, और उसके बाद बोला 3 अंकों वाली संख्या है। PS कोई 2 अंकों वाली संख्या है जहां PQRST भिन्न शून्यतर का मतलब होता है नॉन जीरो, जिसके PQR माइनस PS इज इक्वल टू PPT है। यदि Q3 है और T लेस देन 6 है तो R और S के संभव मान क्या है ये बताया जा रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए कि यह है PQR, उसमें से हम P और S, उसमें से क्या कर रहे हैं कि P और S माइनस हो रहा है, तो ये आ रहा है PPT।
देखिए P में से यहाँ पर ये P आ रहा है और ये P आ रहा है, मतलब कि इसमें कोई प्रभाव फिलहाल नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए इसको फ्रेश तौर पर हम लोग ऐसे लिख लेंगे कि QR और PS, ये हो जाता है PT। लेकिन यहाँ पर जो लिखा है कि Q जो है आपका 3 दे दिया गया है, Q यहाँ पर 3 दे दिया, तो इसको और फ्रेश से यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि 3 माइनस P और R माइनस S बाई P और T। तो अगर P को 0 लेंगे तो 3 में से 0 माइनस करेंगे, ये माइनस हो रहा है, 3 में से 0 माइनस करेंगे तो 3 होगा, जो कि P इक्वल नहीं होगा अगर हम P को 0 ले लेंगे तो इसलिए हम 1 ले लेते हैं। तो 3 में से 1 माइनस होगा तो यहाँ पर 1 नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मान लीजिए अगर हम 1 ले लेते हैं तो यहाँ P को 1 लेना पड़ेगा। इसका मतलब है कि 3 को 2 बनना पड़ेगा, 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 होगा। इसका मतलब ये इसमें से कैरी आ जाएगा। तो कैरी आने के लिए अगर मान लेते हैं R को हम 0 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तभी तो एक कैरी लेगा तो 10 आएगा। तो 10 आएगा तो T बोला है यहाँ पर कि 6 से कम है। तो अगर T को फिलहाल 2 फिक्स कर देते हैं, T को फिलहाल 2 फिक्स कर लेते हैं, तो R जब 0 होगा तो यह 8 हो जाएगा। अरे समझ में, R जब 0 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर चलिए 2 फिक्स कर लिया हमने, तो 0 और 8 1 हो गया। इसके बाद अगर R को 1 मान लेते हैं तो ये 9, तभी तो 11 में से 9 माइनस होगा तो 2, तो इसका मतलब 1 9 भी हो सकता है। अगर 1 के बदले अगर मान लीजिए यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं तो 9 पे 9 से ज़्यादा तो हम नहीं लिख सकते ना, क्योंकि यहाँ पर 1 हो गया, 2 लिखेंगे तो हमें यहाँ पर 10 करना पड़ेगा, तो 2 नहीं लिखा जा सकता, तो फिलहाल 2 हो गया। अगर मान लेते हैं इसको 1 फिक्स कर लेते, तो अगर यह 0 होता, यहाँ पर 0 होता तो ये 9 हो जाता, तो यहाँ पर हम लोग 0 और 9 भी हम कर सकते थे। ठीक है, फिर उसके बाद जब 1 फिक्स कर दिया है, 1 फिक्स कर दिया है, तो यहाँ पर 1 और 0 हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हमें कैरी लेने की आवश्यकता है। ठीक है, अब उसके बाद और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर तो 3 पेयर है ऑप्शन में, यहाँ पर देखिए 4 है, 4 से अधिक 3 आ गया है फिलहाल, तो ये दोनों तो अभी फिलहाल कट हो रहा है, 4 भी आएगा इसमें। ठीक है, अगर मान लेते हैं इसको 3 फिक्स कर देते हैं, किसको, T को, T यहाँ 3 फिक्स कर देते हैं, तो 3 लाने के सेंस में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ अगर 0 होगा तो S बताइए कितना होगा, 7, तभी तो 10 में से 7 माइनस होगा तो 3, तो इसका मतलब 0 7, 4 ऑप्शन आ गया। देखिए 3 वाला खत्म, 4 पर है, 4 से ज़्यादा आ गया, मतलब सीधे ऑप्शन डी। अगर मान लेते हैं 0 है, तो 0 है तो 7 हो गया। अगर मान लेते हैं 1 है तो ये 6 भी हो सकता है, सॉरी 8 भी हो सकता है, तभी तो 11 में से 8 माइनस होगा तो 3 आ गया, तो इसका मतलब 1 और 8 भी हो सकता है। 5 जैसे ही आ गया 5 नंबर, 5 पेयर, तो 4 वाला भी कट हो गया, मतलब 1 बच गया डी, 4 से अधिक, मतलब ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अनुक्रम दिया गया है, अनुक्रम को आपको यहाँ पर सेट करना है कि विचार कीजिए इनमें से कौन सा प्रतिरूप है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि C यहाँ पर 3 बार आ रहा है, यहाँ पर C कितनी बार है, 3 बार आ रहा है, यहाँ B जो है 2 बार आ रहा है। तो इस हिसाब से जैसे यहाँ पर कोई सा भी ऑप्शन अगर लगाते हैं, जैसे मान लीजिए फर्स्ट ऑप्शन ही लगा देते हैं BCB, अगर मान लेते हैं यहाँ B लगा देते हैं और यहाँ C लगा देते हैं, यहाँ B लगा देते हैं और ये लगा देते हैं C और ये लगा देते हैं, तो क्या हो जा रहा है, ABB, मतलब A 1 बार है, B 2 बार है और C 3 बार है, फिर A 1 बार है, B 2 बार है, C 3 बार है। तो यहाँ पर A होना चाहिए था, जबकि ये C आ रहा है, इसका मतलब C गलत है। यहाँ अगर A हो जाता तो A 1 बार, B 2 बार, और यहाँ अगर C अगर हो जाता तो C 3 बार, तो A 1 बार, B 2 बार, C 3 बार मैच कर जाता। तो इसका मतलब BCB तक तो ठीक था, CA की जगह पर AC आना चाहिए, तो BCB तक तो ठीक था, इसका मतलब ये फिलहाल गलती कर देते हैं, BCB और ये AC। चलिए ये ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन राइट है। जिन्होंने भी ये C ऑप्शन लगाया है ये बिल्कुल राइट है, ऑप्शन C यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, BCB AC हो जाता है। ठीक है, इधर का जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी पैराग्राफ का क्वेश्चन है, देख सकते हैं पैराग्राफ का क्वेश्चन है, इसलिए इस पर मैंने सॉल्व किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इंग्लिश मीडियम का है, हिंदी मीडियम में चलते हैं। तो हिंदी मीडियम में आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन है, ये पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो लिखा है
क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर कि कोई धनपूर्ण संख्या n इस प्रकार है कि इसे n बराबर p प्लस क्यू प्लस आर के रूप में, जहां p q r n के भिन्न गुणनखंड है, व्यक्त किया जा सकता है। 50 से कम कितनी संख्याओं में यह गुण होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो n जो है ये बोल रहा है कि यह p q r है। तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि ऐसा जनरली याद करते हैं कि 6 जो होता है ना वो 1 से डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, और तीनों को अगर प्लस करेंगे तो ये 6 हो जाता है। यही क्वेश्चन पूछ रहा था। थोड़ी देर के लिए अगर मान लेते हैं कि 4 ले लेते हैं, तो यह 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। तो 4 और 2 6 और 1 7, 4 से ज़्यादा हो जाता है, तो मैच नहीं किया ना। तो इसमें ऐसा करना है कि जितना भी विभाज्य करने वाला जो है गुणनखंड है, उन सबको प्लस करने पर वो संख्याएं मिल जाना चाहिए ऐसा। तो ऐसा तब आता है जिसमें मल्टीप्लाई 3 आ गया ना, उसमें मल्टीपल की संख्या बहुत ज़्यादा आ जाती है, इसलिए 3 का मल्टीपल वाला वो संख्या तो पक्का होगा। और लगभग सम संख्याएं होती है तभी वो मल्टीपल आसानी से निकाला जा सकता है। तो इसका मतलब ये 2 से मल्टीपल जरूर होगा, इसका मतलब 6 जरूर उसमें आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं यहाँ पर कि अगर हम 8 ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो 8 ले लेते हैं तो यह 1 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है। और कोई 3 मान लेते हैं संख्या, अगर कोई सा भी 3 ले लेते हैं तो वो 8 से ज़्यादा ही हो जाता है या कम आ जाता है। अगर मान लीजिए 12 ले लेते हैं, तो 12 ले लेते हैं, वो किस किस से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। देखिए 6 4 10 2 12 मैच कर गया। इसी तरह मान लीजिए 18 ले लेते हैं, 18, तो 9 से विभाज्य है, उसके बाद 6 से विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है। तो 9 और प्लस 6 15 और 3 18 मैच कर रहा है ना। इसका मतलब जो 6 का गुणांक है वही उसकी संख्या हो जाएगी। तो 6 का गुणांक टोटल कितना आएगा, 6 8 48 48। 48 तक जाने के लिए 6 का गुणांक टोटल कितना होगा, 8 होगा, और 50 से कम कर रहा है इसलिए हमने 48 लिखा है। इसका मतलब ऐसा टोटल संख्या कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है इसमें। लिख रहा है कि 3 अभाज्य संख्या नेक्स्ट क्वेश्चन में कि पी क्यू आर है, प्रत्येक 20 से कम है, इस प्रकार है कि पी माइनस क्यू, यहाँ देखिए पी माइनस क्यू बराबर है क्यू माइनस आर। इसका मतलब ये हो गया कि p प्लस आर इज इक्वल टू हो जाता है 2q। तो p प्लस क्यू प्लस आर के लिए कितने मान संभव है ऐसा मिल सकता है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अगर यहाँ पर 2 है, 2 से कुछ भी अगर मल्टीप्लाई करे तो 2 से मल्टीप्लाई करे 4, तो ये 4 हो सकता है। लेकिन यहाँ 2 से q की वैल्यू 2 नहीं रखना है, नहीं तो यहाँ 4 नहीं आ सकता। आपको पता है कि अभाज्य संख्या 2 3 5 7 ऐसे होता है, तो उस हिसाब से आप इसको बैठाएंगे। तो यहाँ 2 नहीं, अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए p को हम 3 मान रहे हैं, ठीक है, तो 3 प्लस 5 करेंगे 8, तो q यहाँ अभाज्य संख्या, ये भी याद रखना है। तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, 4 नहीं होगा, 5 दूना 10 हो सकता है, तो 10 होगा तो ये 7 हो जाएगा, तो 2 गुना 5 लिख सकते हैं। तो 5 दूना 10, 7 3 10, एक पेयर मिल गया। अब यहाँ 6 है, 6 से अधिक वाला भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर 3 है, इसमें अगर मान के चलते हैं, अच्छा यहाँ पर ऑड संख्या लिखेंगे तभी वह 2 से गुणांक होगा, ये भी याद रखना है। तो अगर मान लेते हैं 11 रख देंगे तो 9 रखेंगे तो नहीं होगा, 11 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो भी नहीं होगा, ठीक है। 11 रखेंगे, हाँ 11 रखेंगे तो हो जाएगा। 11 3 14 होता है, तो 2 गुना 7 हो सकता है, ठीक है, 2 गुना 7 हो सकता है। फिर 3 आ गया, 13 रखेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि 13 3 16 हो जाएगा, जो कि 2 गुना 8 होता है, तो 8 यहाँ प्राइम नंबर नहीं है, तो 13 नहीं रखेंगे। 17 प्लस 3 20 हो जाता है, वो भी नहीं हो सकता। 17 जो है वो भी नहीं आ सकता है, 13 भी नहीं आ सकता है, 17 भी नहीं, 19 आ सकता है क्या, 19। अगर 19 अगर कर देंगे तो 19 और 3 मिलके होता है 22, जो कि 11 गुना 2 हो सकता है, ये तो हो सकता है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, और ये भी क्वेश्चन है कि प्रत्येक 20 से कम है, तो 19 तक ले गए, अब हमें नहीं लिखना है। तो आपके पास एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 ये हो गया, 3, फिलहाल 3 हो गया है। अब आगे देखते हैं कि और क्या हो सकता है। तो p की जगह पर अगर मान लेते हैं 5 बैठा देते हैं, p की जगह पर 5 बैठा देते हैं, तो अब कितना हो सकता है, ठीक है। अगर 7 कर देते हैं तो नहीं होगा। और सभी जो है यहाँ पर अभाज्य संख्या प्रत्येक 20 से कम, अलग अलग संख्या है, ये भी याद रखना है। तो 7 5 12 नहीं हो सकता। 11 अगर रखेंगे तो 11 तो नहीं रखें, हाँ 11 5 16 तो भी नहीं आएगा,
11 भी नहीं रख सकते, 13 भी नहीं रख सकते, 17, 17 5 22, हाँ 17 रख सकते हैं। तो 17 रखेंगे तो 17 5 22 हो गया, तो 2 गुना 11 हो सकता है, 11 दूना 22, ठीक है। 19 नहीं रख सकते हैं, 19 प्लस 5 24 हो जाएगा, 12 दूना 24 नहीं होगा। तो अब हम 7 रख करके देखते हैं, ठीक है। देखिए यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है इसी तरह का हिट एंड ट्रायल मेथड वाले क्वेश्चंस होते हैं, आप सीधे सीधे नहीं बना सकते, इस तरह का आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर 4 नंबर जो 7 है, 7 में और क्या ऐड करेंगे, तो 9 7 16 11 7 18 ये भी नहीं हो सकता, 13 और 7 20 ये भी नहीं हो सकता, 17 7 24 ये भी नहीं हो सकता, 19 और 7 26 ये हो सकता है। 19 और 7 26 हो गया, 26, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 13, ठीक है। अब उसके बाद 7 के बाद अगर हम आते हैं तो 11, तो 11 वाला तो ऑलरेडी हम यहाँ पर मैच करके देख चुके हैं, ठीक है। तो 5 बार तो आ चुका है, देख सकते हैं 5 बार तो आ चुका है। 6 बार होता है कि नहीं, 7 बार के बदले अब 11 हम बैठा के देखते हैं होता है या नहीं। तो 11 अगर करेंगे तो 11 में 13 ऐड करेंगे 24 नहीं हुआ, 11 में 17 ऐड करेंगे तो ये हो जाता है 28 नहीं होगा, 11 में 19 तो भी नहीं होगा, 11 में ऐसा नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद अगर हम मान लेके चलिए कि 13 में अगर कुछ ऐड करके देखते हैं, तो 13 में अगर हम 17 करेंगे 30 तब भी नहीं होगा, 13 में अगर 19 करेंगे तो ये होता है 32, 16 दूना 32, 16 नहीं है प्राइम नंबर, तो 19 भी नहीं कर सकते। अगर 17 करें तो 17 और 19 34 होता है, मतलब नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब ये होगा 3 इधर आ रहा है और 2 इधर आ रहा है, कुल मिला के अब आ जाता है 5, ऑप्शन बी आ जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो आपके पास यहाँ है, देख लीजिए। यहाँ पर है कि P प्लस क्यू प्लस आर की कितने मान संभव है, जबकि यहाँ पर लिखा है कि 1/P प्लस 1/Q प्लस 1/R बराबर 1 होना चाहिए। जहाँ P, Q और R धन पूर्णांक संख्याएं हैं, संतुष्ट करते हैं, उसका भिन्न होना आवश्यक नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, इसका मतलब 3 बार 1/3 हो गया, तो कट के 1, एक मान तो संभव है यहाँ पर कि ये हो सकता है। दूसरा मान लीजिए कि अगर हाफ ले लेते हैं, ठीक है, हाफ का मतलब होता है 0.50, अगर 0.25 ले लेंगे और 0.25 तो सबको प्लस करेंगे तो यह 1 हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि 0.25 को 1/4 और 1/4 ले सकते हैं, तो एक मान तो ये भी संभव है, 2 मान हो गया। अब क्या हो सकता है, 1/2 जो है उससे आप कम तो नहीं जा सकते, या तो एक ही रखना पड़ेगा, या 1/3 इसको ज़्यादा करेंगे, 1/4 कर देंगे तो फिर ये और इस सब को और कितना घटाएंगे, नहीं घटेगा। तो मान के चलिए अगर 1/2 है, तो एक को अगर मान लेते हैं कि 1/2 का मतलब होता है 0.50, इसका मतलब बाकी का जो 2 नंबर है वो दोनों को प्लस करने पर 0.50 होना चाहिए, ठीक है। 16 × 6 = 96 और 1/3 का वैल्यू होता है कितना, 33, 0.33, और 0.16 अगर करेंगे तो 0.49 के आसपास आ जाता है। तो 0.33 को अगर लिखेंगे तो अगर मान लेते हैं ये 1/3 लिख देते हैं, और 0.16 को लिखेंगे तो 1/6, तो इसको ऐड करके देखिए। इसको अगर आप ऐड करके देखते हैं ना, तो ये हो जाता है 6, ये हो जाता है 2, कट के ये हो जाएगा 3 इतना 1/2, तो 1/2 और ये 1/2 मिल के हो जाता है 1, मतलब यहाँ पर 3 बार जो है वो संख्याएं आ गई हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाता है। क्लियर? उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन कैसा है। यूपीएससी बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है इस बार, ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर, ये पहले का कैलकुलेशन है, इसलिए मुझे जगह भी चाहिए सॉल्व करने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। लिख रहा है कि अनुक्रम है जहाँ पर x और y के स्थान पर क्या आता है। तो यहाँ पर जो है, अगर आप जनवरी 1 महीना, दिसंबर है, अक्टूबर है, x है, अगर महीना का अगर क्रम अगर लिखते हैं तो उस हिसाब से ये पूछने का तरीका नहीं है यूपीएससी का कि महीना का क्रम ये लिखेगा, कहीं ना कहीं ये दिन की बात कर रहा है। तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, 31 डेज, जनवरी में फिर 31 दिन, दिसंबर में भी 31 डेज होता है, अक्टूबर में भी 31 डेज होता है, अक्टूबर के बाद नवंबर 30 होता है, फिर उसके बाद है x, फिर है मार्च में भी 31 का दिन होता है, अक्टूबर में भी 31 का दिन होता है, फिर उसके बाद है y, और उसके बाद सितंबर 30 का दिन होता है।
तो अब बोल रहा है कि एक एक्स और वाई की जगह पे क्या आएगा। देखिए मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि अल्टरनेटली इसमें अगर करेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि बराबर से लगातार 31 है और लास्ट में जाकर 31 दिख रहा है। तो अगर मान के चलेंगे कि अगर इसको 31 कर लेते हैं, इसको भी अगर 31 कर लेते हैं, मतलब थोड़ी देर के लिए अगर हम ये कर लें कि अगर यह 31 है, 31 है, अगर इसको हम 31 मान लें तो 31 31 31 और अगला भी 31 और उसके बाद 30 है, मतलब 31 31 ये हो रहा है, फिर उसके बाद 30 आ रहा है। तो उसी हिसाब से ये 31 फिर 31, तो अगला जो है वो क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए 30, क्योंकि 31 31 होकर के आ जाएगा 30। तो उस हिसाब से अगर पहला x जो है वो 31 आ जाता है तो यहाँ पर जून महीना तो हो नहीं सकता, तो जुलाई होगा। और बाद वाला अगर 30 हो रहा है तो जुलाई 31 का होता है, अप्रैल 30 का होता है, तो यहाँ 31 और 30 का है, तो इस हिसाब से ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मई जो है दोनों 31 है, तो यहाँ 31 करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि सभी 31 कर देंगे और लास्ट का 31 बचेगा, तो कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता है। पैटर्न फॉलो कराने के लिए है कि अल्टरनेटली 31 31 फिर 31 31 करके फिर उसके बाद 30 आ रहा है, तो पैटर्न यहाँ पर थोड़ा फॉलो कर रहा है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको बढ़ाया जाए। जो आप देख सकते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन है, इसको साफ कर दे रहा हूं क्वेश्चन, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि क्वेश्चन क्या है। देखिए अब क्वेश्चन लिखा है कि एक टीम ने 20 ओवर में कुल n रन बनाए। n मतलब कुछ भी हो सकता है। टीम ने 10% कम ओवर में बराबर स्कोर बनाया। यही से समझिए कि अगर वो 20 ओवर का रन था, 10% कम लगाया, तो 20 का 10% 2 ओवर होता है। इसका मतलब है कि 18 ओवर में ही उसने रन बना दिया। ठीक है, तो अब लिख रहा है कि यदि y की औसत रन दर प्रति ओवर 50% अधिक होती, ज्यादा होती, तो यह स्कोर 12 ओवर में बराबर हो गया होता, तो टीम x द्वारा कितने रन बनाए गए। मान के चलते हैं कि 72 रन बनाए गए, तो 72 रन जो है ये पहले 18 के हिसाब से अगर 18 ओवर में बनाता तो हर ओवर में 4 रन बनाना होता। अगर 50% इसका रेट बढ़ गया तो इसका जो है, इसका मतलब 150% हो गया। 4 का आधा उसमें प्लस कर दीजिए तो होता है 6। तो 6 के हिसाब से अगर बनाता तो 12 ओवर में बना देता, तो 12 छक्का 72, तभी 72 रन बन जाता। आ रहा है समझ में। अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि 144 ले लेते हैं, तो 18 से बनाएंगे तो 18 × 144, मतलब 8 के औसत से बनाना पड़ता। ठीक है, और अगर 8 को आधा करके इसमें प्लस कर देंगे तो होता है 12, तो यह 12 ओवर में बना देता, तो भी होता है 144, तो भी बन गया होता। ठीक है, तो इसका मतलब उसने 144 बनाया होगा। अब अगर यहाँ पर 216 करते हैं, तो 216 जो है 18 से अगर डिवाइड करेंगे, तो 18 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये होता है कितना, 216। इसका मतलब 12 के हिसाब से वो रन बनाया होगा। अब इसका 150% निकालेंगे तो वो होता है 18। 12 ओवर में ये बनाएगा 18 से, तो ये हो जाता है वापस से 216। मतलब कि जितने भी रन दिए हुए हैं सब सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक टीम क्या 3 तरह का रन बना सकता है? नहीं बना सकता। कोई एग्जैक्टली 1 रन बनाएगा। तो इस तरह से इसको पूरी तरह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि एग्जैक्टली आखिर कितना रन बनाया। इस तरह से ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? एकदम आसान क्वेश्चन था ये। अब एक क्वेश्चन अगला है 20। किसी वस्तु की कीमत P पहले k% बढ़ाई जाती है, फिर k% घटाई जाती है, फिर से k% बढ़ाई जाती है, फिर k% घटाई जाती है। तो यदि नई कीमत Q है तो P और Q के बीच में क्या संबंध है? ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखिए अब इसको हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि आखिर इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए इसको ध्यान से बना लेते हैं। सेम पेज पर बनाने पर ये होगा ना कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि पहले जो कीमत था वो P था, k% बढ़ाया गया, इसका मतलब 100 + k और बाई 100, फिर k% घटाया गया 100 - k बाई 100, फिर k% बढ़ाया गया तो 100 + k बाई 100, फिर k% माइनस किया गया तो 100 - k बाई 100 इजिकल टू, अब वह Q के बराबर हो गया। क्लियर? तो अब a + b × a - b तो होता है अलजेब्रा के हिसाब से a² - b²।
तो अब ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर, ठीक है। और ऐसा 2 बार है, इसलिए इस पर हम पावर हम स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पर देखिए ये 100 जो है ये 4 बार है और ये बराबर है Q, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं P, 100 का स्क्वायर है, इसका मतलब अगर 10 का अगर हम लिखें तो पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 जो है वो 4 बार है। तो यहाँ पर ऐसे लिखा जा सकता है K का स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर। देखिए यहाँ पर 2 का पावर है 4, इसका मतलब 0 जो है 2 बार 0 है, इसका पावर 4 है, यानी 0 फाइनली 8 बार आना चाहिए। तो इस तरह से Q मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8 इस तरह से लिखा जा सकता है। तो ऑप्शन जो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन कि P मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4 माइनस के स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू Q इंटू 10 टू द पावर 8, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, बेसिक के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे, आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, इसमें कोई भी झंझट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये जो क्वेश्चन है आपका ये पैराग्राफ से रिलेटेड है, ये भी पैराग्राफ से रिलेटेड है। हाँ, इसमें जो क्वेश्चन है ये पैराग्राफ से रिलेटेड जरूर है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर मैथमेटिक्स का है। देखिए लिख रहा है कि n का महत्तम मान क्या है, इस प्रकार 7 गुना, पहले मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ कि 7 गुना 343 गुना 385 है और गुना 1000 है और गुना 2401 है और गुना है 777 5 बार है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि 35 टू द पावर n से डिवाइड किया जाता है तो n का मान क्या है। तो 35 टू द पावर n का मतलब क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई 7 टू द पावर n, मतलब यहाँ 7 और 5 का मल्टीप्लाई कितनी बार है ये देखना है। तो ये 343 जो होता है वो 7 का पावर 3 होता है, यहाँ 7 का पावर 1 है। इसको अगर 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 5 सत्ते 35 और उसके बाद 3 5 सत्ते 35, तो इसका बाद ये हो जाएगा, ठीक है। तो 77 में भी यहाँ पर 7 एक और मिल गया हमारे पास, तो 4 और 1 5 7 मिल गया, इसमें भी मिल जाएगा 6 7 मिल जाएगा, इसको भी मिल जाएगा। 7 से अगर करेंगे तो 7 21 हो जाएगा, 3 आएगा, 7 चौका 28, 7 21, इसमें भी 7 का पावर 3 है। देखिए 7 तो यहाँ भरमार पड़ा हुआ है, यहाँ 3 बार 0 0 है, यानी कि 3 बार 10 है, तो 5 गुना 5 गुना 5, 5 यहाँ 3 बार होगा, इसको 5 से डिवाइड किया है हमने तो 5 यहाँ 1 बार है, यानी कुल मिला के 5 जो है वो 4 है। 5 कितनी बार है, 4 बार है। 7 भले कितनी बार हो जाए उससे हमें मतलब नहीं है। तो 35 आने के लिए हमें 5 जो है वो महत्वपूर्ण है, 5 जितनी बार आएगा उतनी बार 35 आएगा, 35 आएगा, क्योंकि 7 5 से ज़्यादा है, 4 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, क्योंकि यहाँ पावर 4 है, 5 4 बार आ गया है। कोई डाउट है? देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास में करवाया था। क्लास में अगर आप लोग रहे होंगे या फिर जो यूट्यूब पर आपने मेरा क्लास देखा होगा तो काफ़ी बेनिफिट हुआ होगा। ये अभी जो दिख रहा है ये अनुक्रम का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन भी सेम करवाया था, बस न्यूमेरिकल वैल्यू अलग है, नहीं तो कैसे मल्टीप्लाई था वो सेम टू सेम है। यहाँ लिखा गया है कि 24 है, फिर x है, फिर 12 है, फिर 18 है, 36 है और 90 में x का मान क्या है। तो 36 गुना 72 होता है, इसका मतलब है, और 72 में 18 प्लस करते हैं तो 90, इसका मतलब 2.5 टाइम्स से मल्टीप्लाई किया गया। 18 गुना 36 मतलब 2 से गुना किया गया, 12 को 1.5 से गुना करेंगे तो ये हो जाता है 18। देख रहे हैं जो मल्टीप्लाई वाला होने वाला है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, या शुरू से कहें तो असेंडिंग ऑर्डर चल रहा है। तो इसका मतलब ये जो मल्टीप्लाई है वो 1 से मल्टीप्लाई हुआ होगा और यहाँ पर 0.5 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ होगा तो यहाँ 12 होगा, तभी तो होगा ना कि 24 को अगर हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 12 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 12, 12 को 1.5 से मल्टीप्लाई किए तो 18, 18 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 36। सेम क्वेश्चन ऐसा मैंने क्लास में डिस्कस करवाया था। तो x की जगह जो है यहाँ 12 आ जाएगा, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर आ जाता है। आ रहा है समझ में? एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस करवाया हुआ था, जो लोग क्लास देखे होंगे यूट्यूब पर तो वो लोग अच्छे से सॉल्व किए होंगे, नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि P और Q एक वृत्ताकार पथ पर चलते हैं। इन्होंने 5 AM पर एक ही बिंदु से एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलना शुरू किया। P 5 चक्कर प्रति घंटा की औसत चाल से चलता है। Q जो है 3 चक्कर प्रति घंटा की औसत चाल से चलता है। वे 5:20 और 7 बजे के बीच
कितनी बार एक दूसरे को पार करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो देखिए P जो है 1 घंटा में 5 चक्कर लगाता है, यानी 60 मिनट में 5 चक्कर लगाता है। तो इसका मतलब 5 से डिवाइड कीजिए 60 को, तो 12 पंचे 60, मतलब कि हर 12 मिनट में वो 1 चक्कर लगा लेता है। और Q जो है वो 3 चक्कर लगाता है 1 घंटा में, यानी 3 से डिवाइड कर दीजिए आप 60 मिनट को, तो होता है 20। इसका मतलब है कि हर 20 मिनट में वो 1 चक्कर लगाता है। आ रहा है समझ में? तो अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि 5:20 से लेके 7:20 तक 7 बजे तक टोटल कितने मिनट्स होते हैं। तो 6 से 7 बजे तक होते हैं 60 मिनट, और 5:20 से लेके 6 बजे तक होते हैं 40 मिनट। तो 60 + 40 100 मिनट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 100 मिनट में 12 मिनट में अगर यह 1 चक्कर लगाता है, तो 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है 96, मतलब लगभग 8 चक्कर प्लस लगा देगा। और 20 के हिसाब से अगर इसको हम करेंगे तो 20 पंचे 100, मतलब 100 मिनट में ये 5 चक्कर लगा देगा। और एक चक्कर में दोनों विपरीत दिशा में, एक ऐसे जा रहा है तो एक ऐसे वापस से ऐसे आ रहा है। तो एक चक्कर लगाने में मान के चलिए कि अगर दोनों जो है 5-5 चक्कर लगाया होता तो एक बार यहाँ मिलता और एक बार यहाँ मिलता, यानी कि एक चक्कर कंप्लीट करने में वो 2 बार जरूर मिलता। लेकिन एक की स्पीड फास्ट है, थोड़ी सी फास्ट है, तो इस वजह से क्या होगा कि दोनों का क्या हो जाएगा कि दोनों को प्लस करके 1 माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 13 - 1, मतलब लगभग 12 के आसपास ये हो जाएगा। ठीक है, क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि 5 से अगर हम 8 में डिवाइड कर देते हैं तो 8 दूना 16, मतलब कि जब यह 1 चक्कर लगा पाएगा तब तक यह 1 चक्कर 1.6 चक्कर लगा देगा। और फिर यहाँ पर 1.6 को अगर 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये होता है 16 × 8 = 128, मतलब 12.8। इसका मतलब लगभग 12 पॉइंट, क्योंकि वो 96 है ना, तो लगभग 12.8 है, यानी कि 12 बार जो है वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगा। फिलहाल 12 इसका आंसर कर लेते हैं। हाँ, थोड़ी देर यहाँ पर ये अंडरस्टूड है कि ये थोड़ा और आगे जरूर चला जाएगा 100 मिनट के हिसाब से। तब तक तो वो जो 100 जो मिनट है तब तक तो ये 5 चक्कर लगा चुकी होगी। तो यहाँ पर जो है डिसिमल वैल्यू के हिसाब से 12 जो है 12 बार यहाँ पर आ रहा है 0.8 के हिसाब से, कि 12 चक्कर जो है वो लगा देगा। हाँ, अगर मान के चलिए कि 12 के हिसाब से 4 मिनट इसको और लगा था, यानी 1.3, तो उस हिसाब से ये 13 के आसपास जरूर जाता है। तो एक काम कर लेते हैं, इसको 13 ही मान लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि 13 के आसपास ज़्यादा जा रहा है ये। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका कर लीजिए। हालांकि यूपीएससी पर ध्यान देना होगा कि यूपीएससी इसका आंसर क्या देता है, क्योंकि इसका आंसर 12.8 हो रहा है, तो 12 होना चाहिए, लेकिन ये ज़्यादा नज़दीक 13 के है, तो इस तरह से 13 इसका ज़्यादा अप्रोप्रिएट मानना ठीक रहेगा। यूपीएससी आप देता क्या है आंसर, उसका भी हम देखेंगे। तो इस आंसर को फिलहाल आप बी मान के चलें, 13 चक्कर लगा लेंगे, ये मान करके चलें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा गया है कि P बराबर है P बराबर प्लस है, Q बराबर माइनस है, R बराबर है मल्टीप्लाई, और S बराबर यहाँ पर डिवाइड है। तो समीकरण यहाँ पर दिया गया है। देखिए नंबर थोड़ा धुंधला दिख रहा है, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर कि 15 है, यह 3 है, यह 20 है, यह 4 है, तो बराबर ये 20 होना चाहिए, 20 होना चाहिए। क्रमिक अंकों का उचित संकेतन प्रविष्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर पहला जो है, सबसे पहले अगर हम पहला ऑप्शन ले लेते हैं S, तो S क्या कहता है यहाँ पर कि S कहता है डिवाइड, तो डिवाइड कहता है। P क्या कहता है, P बोलता है कि ये प्लस होना चाहिए। फिर उसके बाद R बोलता है कि ये मल्टीप्लाई होना चाहिए, और Q क्या बोलता है कि ये माइनस होना चाहिए। तो 15 चौके 60, 4 हो जाएगा, 20 3 60, 20 से ज़्यादा हो जाएगा, ये तो हो नहीं सकता। SPRQ वाला तो हो नहीं सकता, यानी SP पहले वाला तो हो नहीं सकता। QR वाले को सोचते हैं। ठीक है, तो Q जो है वो माइनस है, तो मान के चलेंगे ये माइनस ले लेते हैं। R यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई है, तो QR। अब PS है, तो P मान के चलते हैं कि प्लस, P अगर हम प्लस कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर S है यहाँ पर डिवाइड। तो अब क्या हो सकता है, तो 5 चौका 20, 5 से कटेगा, तो ये हो जाएगा 60 - 45 + 5, मतलब 65 में से 45 माइनस होगा तो ये 20, जो कि यहाँ ऑलरेडी है। इसका मतलब ऑप्शन सेकंड जो है ये मैच कर गया।
दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट रहा था, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर मैच कर गया, यही आंसर। अगर मान लीजिए ये भी मैच नहीं करता तो डेफिनेटली सी हमारा आंसर हो गया होता। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन जाएगा, आसान क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिए। यहाँ क्वेश्चन है कि कोई ट्राम 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से एक ही दिशा में चल रहे दो व्यक्तियों एक्स और वाई से आगे निकलती है और उसको क्रमशः 8 सेकंड और 9 सेकंड में पूरी तरह पार कर जाती है, तो ट्राम की लंबाई क्या है। यहाँ ट्रेन या ट्राम, ट्रेन से रिलेटेड भी हमने क्लास में क्वेश्चन बहुत सारे करवाए थे टाइम एंड डिस्टेंस में। अगर वो चैप्टर आप लोगों ने किया होगा तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगा, आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर सेम दिशा में अगर जा रही है ट्रेन, सेम दिशा में ट्रेन जा रही है तो अपेक्षिक वेग जो है उसमें क्या होता है कि माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर ट्राम पास कर रहा है, इसका मतलब ट्राम का जो स्पीड है वो ज़्यादा है। तो मान के चलिए कि ट्राम की लंबाई जो है, यहाँ पर ट्राम की लंबाई क्या मान के चलते हैं, डी। तो डी में अगर मतलब डिस्टेंस मान के चलेंगे और यहाँ पर मीटर ही मान के चलते हैं थोड़ी देर के लिए, और ये सेकंड है, अगर 8 सेकंड में कर लेता है तो उसके द्वारा जो मतलब जो रिलेटिव स्पीड होगा वो होगा। तो अगर ट्राम का स्पीड x है तो उसमें से जो पहला जो चल रहा था 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वो 3 माइनस कर लेंगे। ठीक है, अब दूसरे के सेंस में डिस्टेंस में अगर 9 सेकंड है, 9 से अगर भाग दे देंगे तो उसमें 4 है, रिलेटिव स्पीड 4 है, तो यहाँ 4 माइनस हो जाएगा। अब माइनस कर लीजिए इसको। क्यों माइनस करेंगे, ताकि यहाँ x कट जाए, क्योंकि हमें x से कोई मतलब तो नहीं है। तो d अगर कॉमन कर लेंगे तो 9 में से 8 माइनस हुआ तो 1, 9 और 8 का मल्टीप्लाई हुआ 72, और यहाँ 4 प्लस हो गया, 4 में से 3 माइनस हो रहा है तो 1। तो ये जो है मीटर पर सेकेंड है, लेकिन यहाँ किलोमीटर पर आवर है। यहाँ पर ये क्या है, किलोमीटर पर आवर है, ये ध्यान रखिएगा। तो किलोमीटर पर आवर है तो इसको मीटर पर सेकेंड करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 18 चौका 72, 4 से कटेगा तो d बराबर 5 और 4 का मल्टीप्लाई 20। इसका मतलब है कि जो ट्रेन की लंबाई है वो 20 मीटर थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि यदि n स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो यह संख्या n कितने अंक का है। ये क्वेश्चन पहले भी 1-2 बार यूपीएससी इस टाइप से पूछ चुका है। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर 11 का स्क्वायर होगा तो ये होता है 1 2 1, मतलब बीच में जो संख्या 2 है तो इसका मतलब 2 अंक है। अगर 111 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो इसका आंसर होता है 1 2 3 3 2 1, मतलब बीच में जो नंबर है उतनी ही अंक होते हैं। तो बीच में नंबर 3 है तो इसका मतलब 3 अंक है। तो यहाँ देखिए बीच में कितना अंक है, बीच में अंक है 9, तो इसका मतलब n में टोटल कितने अंक होंगे, 9 अंक होंगे। बस बनाना क्या था इसमें तो बस आपको कॉन्सेप्ट समझना था कि कॉन्सेप्ट क्या है, उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करना था, कुछ था ही नहीं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए ये भी पैराग्राफ है। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा धुंधला आ गया है, इसका इंग्लिश वर्जन पे हम लोग चले जाते हैं। इंग्लिश वर्जन में चले जाते हैं, देखते हैं कि ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, इंग्लिश वर्जन पे आते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ए सॉलिड क्यूब। आज ही पेपर हुआ है ना, तो इसलिए हमारे पास जो है ओरिजिनल पेपर नहीं है, इसका मोबाइल से खींचा हुआ फोटो है, इसलिए जो है ये ऐसा दिख रहा है। फिर इसके बाद जब पेपर अपलोड कर देगा यूपीएससी तो फिर से इस क्वेश्चन को हम लोग ब्रीफली डिटेल में इसका सॉल्यूशन करेंगे ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर लिखा है कि ए सॉलिड क्यूब इज पेंटेड येलो on all its faces and the cube is then cut into 60 smaller but equal pieces by making the minimum number of cuts. Which of the following statements are correct? कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट होगा? मिनिमम नंबर ऑफ कट इज 9, द नंबर ऑफ स्मॉलर पीसेस विच आर नॉट पेंटेड ऑन एनी फेस इज 6। तो देखिए इसमें क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसमें स्टेटमेंट वगैरह दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये समझ के चलिए कि जो 60 पीसेस की बात कर रहा है, तो इसका मतलब 60 का अगर हम यहाँ पर फैक्टर तोड़ेंगे तो ये हो जाता है कितना, 3 × 5 × 4, ठीक है, 15 चौके 60। इसका मतलब ये है कि जो पीस के रूप में एक जगह 3, एक बार 5, एक बार 4 होना चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, जैसे मान के चलिए कि ऐसे एक है जिसे पनीर कट करते हैं ना, ये भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया था और बोला भी था
कि क्वेश्चन सॉल्व करने में सिर्फ यूपीएससी का ध्यान नहीं कीजिए, कभी कभी पनीर का सब्जी भी बना लीजिए या कद्दू वगैरह काट के देखिए, तो उससे आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सेम टाइप का है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए कि 5 पीस करना है तो इसको 4 कट लगा दीजिए, 4 कट लगा दीजिए इसको ऐसे। यहाँ पर थोड़ा सा अलग अलग है, 4 कट लगा देते हैं, इसको बराबर मान के चलते हैं। चलिए इसको एक बार और कर लेते हैं कट, इक्वल इक्वल कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसको 4 कट लगा देते हैं। ठीक है, 4 कट लगा देते हैं तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 कट। तो 5 पीस में बट गया कि नहीं बट गया। अब यहाँ पर 4 है तो 4 है तो क्या करेंगे, 3 कट लगा देते हैं, 1 2 3। तो अब देखिए टोटल यहाँ पर कितना होगा, 5 इधर 4 इधर, तो 20 कट हो गया। और 3 कट ऐसा ऐसा मान के चलिए कि अगर आपके पास लंबा ऐसा पनीर है, इसको 3 कट ऐसे लगा देंगे तो 20 20 20 60 हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल 60 हो गया, 60। तो आपने क्या किया, पहला बार में देखिए 1 2 3 4, 4 कट लगाया, मतलब 5 पीस करने के लिए 4 कट लगाया, 4 पीस करने के लिए 3 कट लगाया और 3 पीस करने के लिए 2 कट लगाया, 1 2। तो टोटल कितने कट लगाने पड़े, 4 + 3 7, 7 + 2 9। तो टोटल यहाँ पर 9 कट, टोटल जो है यहाँ पर 9 कट लगाना पड़ा है। ठीक है, और क्वेश्चन भी बोला है कि मिनिमम नंबर ऑफ कट्स कितने हैं, तो 9 है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट यहाँ पर राइट है। अरे समझ में, यहाँ पर जो है स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी बात जो है यहाँ पर कि ये बताया जा रहा है कि द नंबर ऑफ स्मॉलर पीसेस विच आर पेंटेड ऑन एनी फेस इज 6। तो टोटल जो 6 फेसेस हैं ये बोल रहा है। तो कैसे होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 है तो इधर वाला जो पोर्शन है वो तो पेंटेड होगा और इधर वाला जो पोर्शन है वो भी पेंटेड होगा। इसका मतलब है जो बीच का पोर्शन है वो पेंट नहीं होगा। तो यही जो है टोटल जो बीच का पोर्शन है 6, ये नहीं होगा क्योंकि यह बीच में है। जो लास्ट और जो शुरू और लास्ट वाला है वो डेफिनेटली यहाँ पर पेंट हो जाएगा। ये चीज़ें ध्यान रखना है। अगर इसको मान के चलिए कुछ और मिनिमम कट अलग लगाते तो 2 लगा देते, 15 लगा देते, या मान के चलिए कि अगर 5 लगा देते तो 5 दूना 10 और 6। तो इस हिसाब से ये 5 कट लगाना होता, इसमें 4 कट लगाना होता, 1 कट लगाना होता। तो ये देख रहे हैं 5 4 9 1 10 कट, जबकि मिनिमम 9 कट की बात कर रहा है। तो उस हिसाब से 6 ही यहाँ पर जो पेंट है नहीं पेंट होगा एट एनी फेस। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर राइट है। इस तरह से ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे है। देखने से ही पता चल रहा है कि 7 का स्क्वायर 49 होता है, 24 का स्क्वायर 576 होता है। अगर इसको ऐड करेंगे तो ये होता है 625, जो कि 25 का स्क्वायर होता है। ये फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर ये होता है 20 का स्क्वायर। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। तो उसी तरह से 16 का स्क्वायर प्लस 63 का स्क्वायर क्या होगा। तो देखिए 16 का स्क्वायर यूनिट डिजिट वाला जो है आप कॉन्सेप्ट लगाइए। 6 का स्क्वायर का यूनिट प्लेस पे कितना डिजिट होगा, 6। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। यूनिट प्लेस पर जो आपका डिजिट होगा वो होगा 9। 9 + 5 मिलकर के होता है 15। तो यूनिट प्लेस पर डिजिट क्या होना चाहिए, 5। यहाँ यूनिट प्लेस पर डिजिट 5 एक ही है, जो कि ऑप्शन सी है। इस तरह से ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। सॉल्व हालांकि करना चाहे तो आप कर भी सकते हैं, वैसे करने की ज़रूरत यहाँ फिलहाल नहीं है। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन है ये लिख रहा है कि द पेट्रोल प्राइस शॉट अप बाय द 10% एज अ रिजल्ट ऑफ द हाइक इन क्रूड ऑयल prices. The price of petrol before the hike was 90 per liter. A person travels 2200 km every month and his car gives a mileage of 16 km per liter. By how many kilometers should he reduce his travel if he wants to maintain his expenditure at the previous level? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये हिंदी मीडियम नहीं है, इंग्लिश मीडियम है, तो इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये कैसे सॉल्व हो जाएगा, ध्यान दीजिए। पहले बोला है कि इसका जो प्राइस है वो बढ़ गया है। ठीक है, तो पहले जो इसका कॉस्ट था वो 90 था, 10% बढ़ गया है, मतलब कि 90 का 10% करेंगे तो वो होता है 9, मतलब 9 रुपीज़ बढ़ गया है। इसका मतलब 99 रुपीज़ हो गया है। बात समझ में आ रही है। माइलेज इसका था 16 किलोमीटर पर आवर
और टोटल वो 2200 किलोमीटर वो चलता था। इसका मतलब उसका खपत कितना था किलोमीटर के हिसाब से, 2200 में 16 से भाग देंगे तो इतना लीटर पेट्रोल उसका जलता था, और पेट्रोल का कीमत था 90 बराबर। अब क्या करेंगे, वो खर्चा जो है बराबर ही रखना चाह रहा है, तो अब क्या करेंगे कि अब कितना किलोमीटर चलेगा x, और कितने की स्पीड से, मतलब ये जो माइलेज है 16 का, लेकिन कॉस्ट अब इसका लगेगा 99 का, क्योंकि रेट बढ़ गया है। तो 16 तो ये समझने के लिए लिखा, कट गया। अब 99 है तो देखिए ये 10 से कटेगा या 11 से कटेगा, 11 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो इसका मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 2000, मतलब अब वो 2000 किलोमीटर मंथली चलेगा, और पहले कितना चल रहा था 2200 किलोमीटर, तो घटाया कितना वो 200 किलोमीटर। तो वही पूछ रहा है ना कि मेंटेन करने के लिए एक्सपेंडिचर वो कितना रिड्यूस करेगा अपना ट्रेवल, तो 200 किलोमीटर रिड्यूस करेगा, पहले 2200 था अब वो 2000 करेगा, तो 200 किलोमीटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। क्लियर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये क्या है, a 4-digit number n is such that when divided by 3, 5, 6, 9 leaves remainder 1, 3, 4, 7 respectively, what is the smallest value of n? तो n का यहाँ पर स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि 3 और 1 का डिफरेंस कितना होता है, 2 है। 5 और 3 का डिफरेंस 2, 6 में से 2 माइनस होगा तो 4, 9 में से 2 माइनस होगा तो 7, मतलब डिफरेंस यहाँ 2 का ही है। तो इसका मतलब है कि हमें क्या करना पड़ेगा, 3, 5, 6, 9 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे, 3 से यहाँ करेंगे तो ये 1 हो गया, 5, 2, ये 3, 3 जा 9 और 5 2 जा 10, मतलब 90 होगा। और जो भी आंसर आएगा उसमें से ये जो रिमाइंडर जो आ रहा है डिफरेंट, तो डिफरेंस जो आया है इसमें ना 2, वो माइनस कर लेना होगा, तो -2 करेंगे, यही हमारा आंसर होता है 88। लेकिन ऑप्शन तो 88 नहीं है, तो इसका मतलब जो भी नंबर यहाँ दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, 2 माइनस करके देखेंगे कि क्या वह 90 का मल्टीपल है या नहीं, जो आएगा वही हमारा आंसर है। तो अगर जो सबसे पहले जहाँ 2 दिख रहा है, पहले इसको पकड़िए, क्योंकि इसमें अगर 2 माइनस करेंगे तो इसका मतलब 10 होकर के और ये 66 होगा, कभी यह 90 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर इसमें अगर करते हैं 2 माइनस तो ये हो जाएगा कितना, 107, ये भी नहीं होगा। ये दिख रहा है 182 में 2 माइनस करेंगे तो 180 हो जाएगा, जो कि आपको पता है कि 12 9 जा कितना होता है 108, और 0 तो उस पर लग ही सकता है। इसका मतलब है कि पूरी तरह यह डिविजिबल है, तो हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। क्लियर, कोई डाउट नहीं है इसमें, एकदम आसान सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आसान ही से आप चाहे तो इसको बना सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है ये देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जो स्टेटमेंट है वो कंसीडर करने की बात कर रहा है यहाँ पर कि ए लेस देन बी है, बी ग्रेटर देन सी, सी लेस देन डी, डी ग्रेटर देन, ऐसे करके। बी इज ऑलवेज ग्रेटर, देखिए ऑलवेज जो होता है ना यूपीएससी में कुछ जो वर्ड होते हैं, वर्ड पर ध्यान देना है, जो एक्सट्रीम वर्ड्स होंगे वो तो डेफिनेटली उसका आंसर नहीं होगा, एक्सट्रीम वर्ड को हम हटा करके ही चलेंगे। तो ऑलवेज वर्ड जो है ना ये ऑलवेज नेगेटिव देता है। तो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ई, तो आपको यहाँ पता है कि ई और डी का यहाँ पर दिया हुआ है कंपेयर, तो कहीं ना कहीं बी जो है डी से कंपेयर होना चाहिए था, या बी को ई से कंपेयर होना चाहिए था, तो ही हम आंसर निकाल सकते थे। लेकिन बी सी से बड़ा है और सी से बड़ा डी है, तो इससे बी और डी में कहाँ पता चल रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा है, नहीं पता चल रहा है। भले यह डी ई से बड़ा है, तो इसका मतलब है ये परफेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं है, ये गलत है। फिर यहाँ पर लिखना है कि S ऑलवेज लेस देन V, तो S जो है वो T के बराबर है, मान लेते हैं कि S जो है फिलहाल T है और V जो है वो U है, तो यहाँ पर S जो है लेस इक्वल टू V हो गया, तो बोलता है S ऑलवेज लेस देन V, जबकि यहाँ लेस इक्वल टू V के सेंस में आ सकता है, ऑलवेज वाला सिचुएशन नहीं है, इक्वल भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है। इस तरह से ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, नाइदर 1 and 2, मतलब दोनों ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द मल्टीपल, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द मल्टीपल ऑफ 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आप ये एक चीज देखिए, 1 मल्टीप्लाई 5 क्या होता है 5, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 5 क्या होता है 15, यूनिट डिजिट क्या है 5,
7 मल्टीप्लाई 5 ये होता है 35, यूनिट डिजिट क्या 5, मतलब 5 एक ऐसा नंबर है कि किसी भी ऑड नंबर यानी विषम संख्याओं से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस पर 5 ही आएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सभी जो है ऑड नंबर्स हैं, विषम संख्या है। तो जब कभी भी अगर 5 से अगर बीच में जो है मल्टीप्लाई करेगा तो यूनिट प्लेस पर 5 ही आएगा। इस तरह से ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर होगा। इसमें बनाना ही नहीं है, कॉन्सेप्ट आपका होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर है तो कॉन्सेप्ट के बेस पे आपका आंसर हो जाएगा। ये पैराग्राफ है, ठीक है, ये पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन था, एक बार देख लेते हैं। ये पैराग्राफ है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया इंग्लिश मीडियम में। ये पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन था। ये पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसको सॉल्व नहीं करना है। इसी का इंग्लिश मीडियम ये है। फिर उसके बाद अगला, हाँ ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देख लीजिए कि क्या है क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है। लिख रहा है यहाँ पर, ध्यान देंगे कि एक धन पूर्णांक संख्या जिसको 50% बढ़ा देने पर उसके गुणनखंडों की संख्या अपरिवर्तित रह सकती है। मतलब उसका जो गुणनखंड की संख्या है वो अपरिवर्तित रह सकती है अगर उसको 50% बढ़ा दिया जाए तो। ठीक है, मान के चलते हैं एक संख्या है 10, 10 का गुणनखंड क्या है 1 2 5 10, इसके गुणनखंड टोटल कितने हैं 4 है। अगर इसका 50% बढ़ा दिया जाए तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 15 का गुणनखंड क्या होगा 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है और 15 हो सकता है। तो इसके भी 4 है, इसके भी 4 है। ये यूनिक है, आपको चुनना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो संख्याएं हैं ये 4 है। इसका मतलब है कि ऑप्शन ये फर्स्ट जो है वो राइट है। ठीक है, अब बोला है कि एक धन पूर्णांक संख्या जिसको 150% बढ़ा देने पर उसके गुणनखंडों की संख्या अपरिवर्तित रह सकती है। अब बोलता है 50 नहीं 150, तो इसमें ऐसा संख्या लेंगे जो 5 से ही मल्टीपल है। ठीक है, अगर मान लेते हैं 15 में तो 4 आ रहा है, 20 मान के चलते हैं तो 20 का जो अगर मतलब संख्या को अगर हम 150% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 150% बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको कितना कर सकते हैं, अगर मान के चलिए कि अगर यह 20 है तो कितना हो जाएगा 1 से डिविजिबल 2 से है, फिर 4 से है, 5 से है, 10 से है, उसके बाद फिर कितना से है यह, उसके बाद मान के चलिए यह 20 से है तो कितना होगा 1 2 3 4 5 6, 50 के सेंस में अगर हम कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए 50 के सेंस में, तो 1 से है, 2 से है, 5 से है, 10 से है, उसके बाद और कितना से है 5 से है, 10 से है, हाँ 25 से है, फिर 50 से है। तो 1 2 3 4 5 6, देखिए ऊपर भी 6 नीचे भी 6, ये भी मेंटेन हो रहा है, मतलब इसमें भी गुणनखंडों की संख्या बराबर हो रही है। इसका मतलब स्टेटमेंट सेकंड भी राइट है। और भी बहुत सारे नंबर ले सकते हैं, मैंने 5 इसलिए लिया क्योंकि 5 और 2 में बहुत सारे मल्टीपल होते हैं और उसको निकालना बड़ा आसान होता है। तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट राइट है, इसका मतलब ऑप्शन सी में लिख रहा है कि फर्स्ट और सेकेंड दोनों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर जो है लिख दिया मैंने, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, कितना शानदार क्वेश्चन है। लिख रहा है कि विभिन्न मार्गों पर AB AC CD DE BF EG और FG से जुड़े हुए शहर हैं, 7 शहर हैं, ABCD EFG है। फिर लिख रहा है कि हाँ यहाँ से डायरेक्शन वाला जब भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए ना तो अपने दिमाग में ये सेट कर लीजिए कि ऊपर जो है वो नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर ईस्ट है और इधर साउथ है, सॉरी वेस्ट है, इधर वेस्ट है। इसके अकॉर्डिंग आप लोग चाहें तो इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर लिख रहा है कि AC से 10 किलोमीटर पश्चिम में है, पश्चिम में बोल रहा है। उससे पहले लिखा है कि AB से 6 किलोमीटर दक्षिण में है, तो B से, तो इसका मतलब अगर B है तो उससे दक्षिण में A है, ये 6 किलोमीटर है। ठीक है, दक्षिण में है। फिर बोला AC से 10 किलोमीटर पश्चिम में है, तो यहाँ पर है C कहीं पर होगा, उससे 10 किलोमीटर ये इधर की डायरेक्शन में है। ठीक है, लिख रहा है DE से 5 किलोमीटर पूर्व में, कोई बात नहीं। CD से 6 किलोमीटर उत्तर में है, तो C जो है D से, मान लीजिए D नीचे है, उससे 10 किलोमीटर, क्या बोला यहाँ पर CD से 6 किलोमीटर उत्तर में है, तो 6 किलोमीटर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद लिखा है कि DE से 5 किलोमीटर पूर्व में है, तो D जो है E से 5 किलोमीटर पूर्व में है, तो यहाँ E होगा तभी तो उसके पूर्व में होगा ये D। इसके अकॉर्डिंग आप समझते चलिए।
फिर लिखा है कि एफ बी से 9 किलोमीटर पश्चिम में है, तो एफ जो है बी से 9 किलोमीटर पश्चिम में है, मतलब इस डायरेक्शन में। एफ जी से 12 किलोमीटर उत्तर में है, तो इसका मतलब जो है एफ जो है जी से, मतलब जी यहाँ होगा तभी 12 किलोमीटर या उत्तर में होगा। इन मार्गों पर चलना है, ठीक है। चलते हुए डी से एफ तक पहुंचता है उस व्यक्ति ने कितनी दूरी तय की। तो एक तो ये हो सकता है कि डी से लेकर के एफ तक, रेड पेन को मैं ग्रीन में कर लेता हूँ, कि इस डी से एफ तक जाना है तो कितना जाना पड़ेगा, इधर से 6 जाना होगा, इधर से 10, तो 10 + 6 16, 16 6 22, 22 और 9 मिलकर के फिलहाल होगा 31 किलोमीटर। तो 31 तो ऑप्शन में है, लेकिन एक शॉर्टकट रास्ता नीचे से भी है, तो नीचे से भी है, तो ये 5 है, ये पता है, तो ये 5 है, तो डी से लेकर के और जो यहाँ तक जब चलेगा ए से लेकर, तो यहाँ से यहाँ डी से लेकर के ई तक, यहाँ बोला ना कि डी से एफ तक, तो ये टोटल कितना चलेगा, यहाँ 10 चलेगा, यहाँ से यहाँ, फिर ये 9 है, यहाँ से यहाँ 9, तो 10 और 9 मिलकर के होता है कितना, 10 और 9 मिलकर के होता है 19 किलोमीटर, और 19 से 12 प्लस करेंगे तो भी होता है 31। तो जो चीज़ें यहाँ है वही चीज़ें यहाँ ऐड हो गया, ये इधर है तो ये ऐड हो गया, तो हर मामले में यह 31 किलोमीटर होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इन्होंने ऑप्शन बी मारा है, ऑप्शन बी तो होगा ही नहीं, 25 तो होगा ही नहीं। आ रहा है समझ में? बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिख रहा है कि यदि किसी विशेष कुट कोड में 64 को 343 के रूप में लिखा जाता है, 64 343, ये समझ लीजिए 343 जो है वो 7 का क्यूब होता है, और 64 जो होता है वो 4 का क्यूब है, सीधे सीधे। इसका मतलब 4 3 7, जिस पर क्यूब है उसमें 3 का डिफरेंस है। यहाँ 216 है, ये 6 का क्यूब होता है, 729 है, ये 9 का क्यूब होता है, तो 6 3 9, 3 का डिफरेंस है, जिस पर भी क्यूब है वो 3 का डिफरेंस है, देखते ही क्वेश्चन कर देना है। तो अब है 512, तो 512 जो होता है वो 8 का क्यूब होता है, तो 8 में 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 11, तो इसका मतलब आंसर होगा 11 का क्यूब, और 11 का क्यूब होता है 1331, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने सही आंसर किया है, जिनका ये क्वेश्चन पेपर है वो सही किए हैं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे, जो क्लास आया था उसमें हम लोग सॉल्व कर चुके थे, ठीक है। तो इसलिए उस क्लास पर अगर आप यूट्यूब पर ध्यान देते तो शायद ये क्वेश्चन सब आसानी से बन जाता, कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं है। इस बार का पेपर ठीक ठाक है। लिख रहा है कि इसमें 3 to the power 9 to the power 3, 9 to the power 4, 9 to the power 5, इस तरह से 9 to the power 100 तक प्लस किया हुआ है। अब इसमें बोल रहा है कि 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर कि अगर 9 का पावर 2 होता, फिर 9 का पावर 1 होता, तो ये पूरा सीरीज 100 तक कंप्लीट हो जाता, लेकिन 9 का पावर 1, 9 का पावर 2 नहीं है, मतलब टोटल कुल मिलाकर के 98 नंबर है, ये बात पहले कंफर्म है। अब देखिए 3 में अगर 6 से 9 में अगर हम 6 से डिवाइड करें तो शेषफल कितना होता है, 3 होता है। 9 का जो पावर 2 कर दे तो ये होता है 81, 81। इसमें अगर 6 से भाग देंगे तो भी शेषफल इतना 3 होगा, क्योंकि 13 6 या कितना होता है 78, तो शेषफल इतना ही होगा। इसी तरह से अगर 9 का पावर 3 में भी अगर करेंगे तो भी शेषफल कितना आएगा, 3 ही आएगा, ठीक है। क्यों आएगा, क्योंकि जब शेषफल इसका 3 आया, 3 का पावर 3 होगा तो 3 गुना 3, तो वही तो 9 ही आ रहा है, 9 ही रिपीट हो रहा है बार बार, तो शेषफल तो 3 ही आएगा। तो ऐसा 3 जो शेषफल सब में जो आएगा वो कितनी बार आएगा, 98 टाइम्स आएगा। इसका मतलब हमें 98 × 3 को डिवाइड करना होगा 6 से, और तब चेक करना है कि शेषफल क्या है। अगर पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा तो शेषफल 0 होगा। तो हमें पता है कि 3 2 6 हो जाता है, 2 से काटेंगे 98 को तो 49 टाइम्स कट गया, यानी पूरी तरह कट गया, तो इसका मतलब शेषफल 0 आएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, 48 नंबर क्वेश्चन। एक प्रश्न दिया गया है जिसके बाद 2 कथन है, 1 और 2। उस प्रश्न और कथनों पर विचार कीजिए, उसके विकल्प को चिन्हित कीजिए। एक अंक की लघुत्तम संख्या क्या है जिसके ठीक ठीक 4 गुणनखंड है, एक अंक का। तो 4 गुणनखंड 6 का आता है जनरली, 1 से डिविजिबल है, 3 से भी है, 2 से भी है, 3 से भी है, 6 से भी है, ठीक है। बोलता है इनमें एक गुणनखंड 2 है, बिल्कुल है। बोलता है कि इनमें एक गुणनखंड 3 है, बिल्कुल 3 है। लेकिन और भी कुछ हो सकता है क्या, जैसे मान लीजिए 1 हो सकता है, मान के चलिए कि अगर 8 होता तो 8 होता तो क्या हो जाता, 1 हो जाता, 2 हो जाता, 4 हो जाता, 8 हो जाता, ठीक है।
तो यहाँ बोला कि गुणनखंड 2 है, तो यहाँ है, इसमें भी है, और बोलता है इनमें एक गुणनखंड 3 है, तो 3 तो इसमें है नहीं, 3 तो है नहीं, तो 3 तो ऊपर वाला में है, तो इसका मतलब है कि एग्जैक्ट संख्या जो है वो 6 है, हमें पता चल गया। ठीक है, तो बोलते हैं 4 गुणनखंड भी है, तो लघुत्तम संख्या यानी छोटी से छोटी संख्या के बारे में बात कर रहा है, तो वो मिल गया। तो क्वेश्चन का आंसर जो यहाँ दिया है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। क्वेश्चन जो है यूपीएससी का पूछने का जो स्टाइल है, अपने स्टाइल में पूछा है ये कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथनों में से एक अकेले प्रयोग किया जा सकता है किंतु दूसरे का नहीं, यहाँ दोनों मिल के करेगा, दोनों वाला खोजते हैं। दोनों कथनों का एक साथ उपयोग किया जा सकता है किंतु दोनों में से किसी एक कथन का अकेले उपयोग नहीं किया जा सकता। ये जो ऑप्शन सी जो दिख रहा है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, तो आंसर आ रहा है। अकेले इसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि अकेले करने पर 8 भी आ सकता है, अगर सिर्फ ऊपर वाला स्टेटमेंट करें तो 8 भी आ सकता है, इसलिए दोनों करेंगे तो सिर्फ 6 आएगा। ठीक है, अभी जैसे बताया, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका इंग्लिश मीडियम वर्जन ये है। अब हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर लिखा कि एक प्रश्न दिया गया जिसके बाद 2 कथन है, 1 और 2 दिए गए हैं, उस प्रश्न और उस कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प को यहाँ पर आपको चुनना है। यहाँ है, मान लीजिए कि पी क्यू आर एस भिन्न 0 अंक है, यदि पी मल्टीप्लाई पी क्यू बराबर आर आर एस एस है, पी लेस देन इक्वल टू 3, क्यू लेस देन इक्वल टू 4 है, तो क्यू किसके बराबर है, और कथन भी दे दिया गया है। और कथन में देखिए कि प्रश्न का उत्तर इन कथनों में से किसी एक का अकेले। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। तो पी दे दिया है यहाँ पर, तो पहले हम देखते हैं कि क्यू किसके बराबर है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसको ऐसे लिख देते हैं कि पी है, पी और पी क्यू है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आर आर एस एस हो जाता है। अगर मान लेते हैं कि 1 अगर डाल देते हैं तो 1 1 एस की वैल्यू अगर हम 2 2 डाल देते हैं, ठीक है, तो 1122 होना चाहिए। पी अगर यहाँ पर मान लेते हैं मैक्सिमम 3 ले लेते हैं, तो इसका मतलब पी यहाँ 3 है तो 33 हो जाएगा, इसकी जगह 3 आ जाएगा, तो क्यू क्या हो सकता है, तो क्यू मैक्सिमम अगर हम 4 भी ले लें, तो इसका मतलब हो जाएगा हमारे पास कि 33 गुना 34 करना है। 33 गुना कितना करना है, 34। तभी भी इनको मल्टीप्लाई करें तो 12 4 12 1 13, 132 के सेंस में आ रहा है। 2 तो आएगा, फिर 3 3 9 और 3 3 9, तो ये हो गया 2, 9 3 12 हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, 9 1 10 और 10 और 1 11, यहाँ पर ये 1122 हमारे पास आ जा रहा है। आ रहे समझ में कि क्यों यहाँ पर अगर मान लेते हैं 4 ले लेते हैं तो 1122 ये आ रहा है। ठीक है, तो P को मैक्सिमम में हमने लिया तो ऐसा आया, क्योंकि इससे छोटा जो भी होगा, अगर 33 से छोटा 32 हो गया तो 32 का 32 से मल्टीप्लाई 10 से 24 होता है, तो ये 1122 से तो ऐसे ही छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आ नहीं सकता। तो यह बोल रहा है क्यू किसके बराबर है, तो क्यू का वैल्यू यहाँ पर आ रहा है 4, तो ये कब आया, जब हम यहाँ कथन 1 और 2 दोनों को यूज किए तब आया। अगर दोनों को यूज नहीं करते तो हमारा आंसर यहाँ पर मैच नहीं करता। तो क्वेश्चन का ऑप्शन है सी में जनरली होता है कि इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ उपयोग करके दिया जा सकता है, किंतु दोनों में से किसी एक कथन का उपयोग करके अकेले नहीं दिया जा सकता। इस तरह से ऑप्शन सी ही हमारा राइट आंसर है, सीधा सीधा आंसर है। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगला क्वेश्चन जो है ये देख लीजिए ध्यान से, 50वां क्वेश्चन है। देखिए ये क्या कह रहा है, इसमें भी विचार करने के लिए बोलता है कि क्यू, यहाँ बोल रहा है कि क्यू पी से किस प्रकार संबंधित है। पी की 2 बहनें आर एस है, तो पी जो है उसकी 2 बहनें हैं आर एस, तो बहन है तो माइनस कर दीजिए, और पी जो है वो प्लस भी हो सकता है माइनस हो सकता है, ये पता नहीं है, लड़का है या लड़की पता नहीं। आर का पिता क्यू का भाई है, तो आर का जो पिता है वो क्यू का भाई है। इसका मतलब है कि अब पूछ रहा है कि क्यू पी से किस प्रकार संबंधित है, तो क्यू जो है वो पी का चाचा हो जाएगा, अंकल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, बिल्कुल सेम जैसा क्वेश्चन है कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्या क्या उपलब्ध है। तो ऑप्शन सी पर आते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों स्टेटमेंट आपको यहाँ पर यूज करना पड़ा है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों कथनों एक साथ उपयोग किया जा सकता है, किंतु दोनों में से किसी एक कथन का अकेले उपयोग नहीं किया जा सकता। यहाँ पर अकेले अगर उपयोग करना चाहेंगे तो इस क्वेश्चन का उत्तर जो है वो आप नहीं दे पाएंगे। ठीक है, सिर्फ ये कहने से पी और क्यू जो है वो एक दूसरे से कंपेयर नहीं हो सकता।
आर क्यू से कंपेयर होगा, आर फिर पी से होगा, तो ही अब पी और क्यू का कंपेयर किया जा सकता है। अच्छा, आंसर भी आ सकता है कि नहीं वो भी चेक करना होता है, तभी आप इसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो ये क्वेश्चन हो गया, इसका इंग्लिश वर्जन है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है आप देख सकते हैं, ये पैराग्राफ से रिलेटेड है, ये भी नहीं होगा। हाँ, ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये क्या है। हाँ, इसमें जो है ये पैराग्राफ है, यहाँ जो ये क्वेश्चन है ये है आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम लोग यूज कर लेते हैं, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसको यूज कर लेते हैं। देख सकते हैं ये क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 20 नलों का एक समूह x किसी टंकी को 70% भाग को 14 मिनट में भर सकता है। देखिए यहीं पर आपको समझना है क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 14 मिनट में 70% भर सकता है। तो 14 मिनट में 70% मतलब 14 पंचे 70, मतलब 1 मिनट में 5% भरेगा। तो इसका मतलब हुआ कि 20 मिनट में 100% भर देगा इसको, 100% के अकॉर्डिंग आ जाइए। फिर लिख रहा है कि 10 नलों को दूसरा y समुच्चय है 3/8, 8वें मिनट में 6 मिनट में भर सकता है। तो 3/8 भाग 6 मिनट में भर सकता है, तो 8 दूना 16, एक भाग को भरने में 16 मिनट इसका लगेगा। इसका मतलब 16 भाग भरने में एक भाग यानी कि 100% लग जाएगा। तीसरा जो है जेड, टंकी को आधे भाग को 20 मिनट में खाली कर सकता है। तो आधे भाग यानी 50% को खाली कर सकता है 20 मिनट में, इसका मतलब 40 मिनट में ये पूरा खाली कर सकता है 100%। ये माइनस है, ये प्लस प्लस कर लेते हैं, भरने वाले को प्लस, कम करने वाले को माइनस। अब लिख रहा है कि यदि समुच्चय x के आधे नल बंद है, तो इसका मतलब आधे चालू है, तो आधे चालू होंगे तो समय दुगना लगेगा। और समुच्चय y के केवल आधे नल खुले हैं, तो इसको भी दुगना समय लगेगा। और समुच्चय z किसी सभी नल खुले हैं, तो उस टंकी के 50% भाग को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए x जो है ये 20 मिनट में भर रहा था, अब उसको 40 मिनट भरने में लगेगा x को, क्योंकि आधा नल चालू है। y को 16 मिनट लग रहा था, तो अब 32 मिनट लगेगा, क्योंकि आधा नल बंद है आधा चालू है। और बाकी जो है z वो खाली कर देता है, वो पूरी तरह से खुला हुआ है। तो एक तरफ से ये 40 भरेगा, एक तरफ से ये 40 माइनस करेगा, तो सही मायने में 100% भरने में कितना समय लगेगा, 32 मिनट लगेगा। क्वेश्चन बोला है 50% भाग को भरने में कितना लगेगा, तो 100% को भरने में 32 मिनट लगेगा, तो 50% भरने में कितना लगेगा, 32 का आधा यानी 16 मिनट लगेगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप बस क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को अगर ध्यान करेंगे तो क्वेश्चन आराम से बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि n धन पूर्णांक संख्या है जहां 1 टू द पावर n 2 टू द पावर n को 4 से भाग देने पर भिन्न शेषफलों की संख्या क्या है। तो देखिए यहाँ पर 2 जो है ना, 2 का पावर 1 करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 3, तो भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 3। तो ऐसा कितनी बार आया, फिलहाल एक बार। अगर पावर 2 रखेंगे तो 1 का पावर 2, 2 का पावर 2, 4 से भाग देंगे तो 2 का पावर 2 तो कट जाएगा, 4 से 4, शेषफल क्या आएगा, शेषफल 1। तो अब कितनी बार हो गया टोटल, 2। अब 2 का पावर आप 3 कर लीजिए, 8 कर लीजिए, 3 का पावर 4 कर लीजिए, 2 का पावर 4 कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, 4 से विभाज्य होगा। हर मामले में शेषफल 1 ही आएगा, यानी कि एक बार शेषफल 3 आएगा, एक बार शेषफल 1 आएगा, यानी कुल मिलाकर भिन्न शेषफलों की संख्या कितनी है, 2 है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिए। यहाँ लिख रहा है कि मान लीजिए कि P बराबर Q Q Q, एक चीज कॉन्सेप्ट मैंने बताया था क्लास में, Q Q Q है, इसका मतलब तीनों बराबर है। आप एक 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 मान सकते हैं, 7 7 7 मान सकते हैं, या कोई सा भी नंबर आप रिपीट कर लीजिए। तो 111 जरूर आएगा। 111 जो होता है 3 गुना 37 होता है। ये मैंने क्लास में जब यूपीएससी का क्लास जब चल रहा था उसमें मैंने नंबर सिस्टम में ये बताया था, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर वो क्लास कर लिए होते तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता। अब लिख रहा है कि एक संख्या P है, P का महत्व मतलब P और 481 है। तो 481 को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर 37 से ही डायरेक्ट डिवाइड करके देखते हैं। तो 37 इकाई 37 हो गया, ठीक है, 11 आएगा, 111 और 37 दिया, मतलब कि 37 गुना 13 जो होता है वो 481 होता है। मतलब 481 को हम लिख सकते हैं 37 गुना 13। तो किसी भी स्थिति में यहाँ 37 और यहाँ 37 तो होगा ही। ये Q Q Q है, इसका मतलब ये 8 8 8 आ जाए, 7 7 7 कुछ भी आ जाए, 111 तो होगा। तो 37 सब में कॉमन होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है
कि इसका आंसर क्या होगा, कि HCF क्या होगा, कॉमन क्या होगा, तो 37 होगा, 37 हमारा राइट आंसर आ जाता है। क्लियर? एकदम आसान क्वेश्चन था ये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। अब यहाँ पर लिख रहा है कि संख्या दिया गया है 1 2 3 4 5 7 8 9, फिर उसके बाद 10 11 12 ऐसे करके, तो बोल रहा है 489वां अंक कौन सा होगा। तो सबसे पहले देखिए कि एक अंकों की संख्या कितनी है, तो एक अंकों की संख्या है 9। दो अंकों की संख्या कितनी होगी, तो दो अंकों की संख्या जो होती है वो 10 से लेकर के और 99 के बीच होती है। मतलब 99 में से 9 माइनस कर लीजिए तो होता है 90, और 90 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो, क्योंकि दो अंकों की संख्या है, तो ये हो जाता है 180 अंक हो गया। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो ये 189 हो जाता है, जबकि यहाँ 489 है। तो अगर हम 489 में से 189 माइनस करेंगे तो ये हो जाता है 300। तो आगे ये पहला एक अंक की संख्या है, ये दो अंकों की संख्या, तो अगला कितना होगा, 3 अंकों की संख्या। तो इसका मतलब इसको हम 3 से भाग दे देते हैं, तो इसका मतलब अगला जो है 100 अंक जरूर होगा। मतलब 99 के बाद 100 से लेकर के और 299 तक होगा, मतलब अंतिम अंक 299 होगा, तभी तो टोटल 100 अंक होगा ना। और 3 अंकों की संख्या है तो 3 × 100 तभी वो 300 आएगा। तो इसका मतलब अंतिम संख्या 299 है, तो बोल रहा है कि 489वां अंक कौन सा होगा। तो अंतिम में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो इस तरह से 9 ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आ रहा है समझ में? बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। आपको अगर अच्छे से काउंटिंग करने आता है, ये कॉमन सेंस के बेस पर ये क्वेश्चन था, कोई जरूरी नहीं था कि इसको आप अच्छे से इसको सॉल्व कर देते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंग्लिश मीडियम है इसका। हाँ, ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये क्या है। हाँ, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है इंटरपर्सनल स्किल जैसा है कि एक मोबाइल फोन चोरी हो गया है, P, Q और R 3 संदिग्ध व्यक्ति है, यह जानते हुए कि उनमें से कोई भी एक ही व्यक्ति दोषी है, उससे पूछताछ की गई है। उनके उत्तर निम्नलिखित है। P बोलता है कि मैंने नहीं चुराया, Q ने चुराया है। P किस पर ब्लेम कर रहा है यहाँ पर, कि Q चुराया है। ठीक है, और Q बोलता है कि R ने नहीं चुराया, मैंने नहीं चुराया। इसका मतलब Q के हिसाब से कौन चुराया, P। मतलब दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहा है। और R बेचारा क्या कह रहा है कि मैंने नहीं चुराया, लेकिन किसने चुराया वो भी नहीं जानता। तो R बोलता है हम तो नहीं चुराए, इसका मतलब P Q में से कोई और चुराया जा सकता है। तो जब चोर पकड़ते हैं तो हम लोग ऐसे ही करते हैं ना, 3 चोर एक दूसरे पर ब्लेम करता है, तो उससे पता है नहीं पता चलता है, क्योंकि कोई रिलेशन इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो इसमें पता ही नहीं चल रहा है कि मोबाइल फोन किसने चुराया। तो ऑप्शन डी हो जाएगा कि निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। क्योंकि अगर ठीक से अगर सोचेंगे तो P बोलता है कि मैंने नहीं चुराया। अब किसकी बात को आप सच मानेंगे, किसी की बात को आपको, अगर किसी एक का बात को सच मानेंगे तो P का बात अगर सच मानेंगे तो Q बोलेगा मेरी बात को क्यों आप सच नहीं मान रहे हैं। अगर P Q का बात अगर बोलेंगे कि तुम दोनों का बात नहीं मानेंगे, R का बात मानेंगे, तो किसी एक के प्रति आपको यहाँ पर झुकाव नहीं होना चाहिए। एक तरह से कह सकते हैं कि ये इंटरपर्सनल स्किल की तरह का क्वेश्चन है कि आपको एक रिजिड रहना है, किसी एक के प्रति झुकाव नहीं रखना है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है। तो यहाँ पर ये निकलेगा कि ऑप्शन डी होगा, जो दोनों एक दूसरे से मतलब कोई कौन फोन चुराया ये पता नहीं चल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। लिख रहा है कि 3 टीमें हैं P Q R, किसी टूर्नामेंट में भाग लिया। इनमें से टीमें जो है एक बार एक दूसरे से जीत पर 2 अंक मिलता है, और ड्रा पर 1 अंक मिलता है, और हार पर कोई अंक नहीं मिलता है। टूर्नामेंट में प्रत्येक टीम ने ठीक 1-1 गोल किया। P को 3 अंक मिले, Q को 2 अंक मिले, R को 1 अंक मिला। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये P है, ये Q है और ये R है। इसको 3 अंक मिला, इसको 2 अंक मिला, इसको कितना मिला है, इसको 1 अंक मिला है। इसका 1 अंक मिला है, इसका मतलब R जो है पक्का एक ड्रॉ खेला होगा। और P जो है 3 अंक मिला है, इसका मतलब 1 गोल ये भी किया है और 1 जो है वो ड्रॉ किया होगा। अच्छा, ये 1 जो है तीन टीम है, तो ये भी ध्यान रखना है कि यह PQ एक साथ मैच खेलेगा, QR एक साथ मैच खेलेगा और PR एक साथ मैच खेलेगा। कुल मिला के यहाँ पर 3 मैच हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। इसको 1 अंक मिला है, या इसका मतलब है कि 1 मैच ये हारा होगा। देख रहे हैं हर टीम 2-2 मैच खेल रहा है, तो 1 मैच ये हारा होगा और 1 जो है वो ड्रॉ खेला होगा। इसको 2 अंक मिला है,
तो अगर जीतने पर यहाँ पर देख सकते हैं 2 अंक मिला है, तो जीता तो नहीं होगा, नहीं तो फिर दूसरा जो है वो क्या होगा, हार भी सकता है, लेकिन हारा होगा किससे, तो किसी एक से। मान के चलिए कि अगर जीता होगा, मान के चलते थोड़ी देर के लिए कि अगर यह एक जीता होगा किसी से, मान लीजिए तो क्यू से जीता होगा तब ना, क्यू से जीता होगा तो इसको कुछ अंक नहीं मिला, इसको 2 अंक मिला, और एक जो है वो ड्रॉ खेला होगा, तो फिर ड्रॉ करेगा तो फिर उसके बाद फिर भी तो उसको 1 अंक मिलेगा, तब तो 3 अंक हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जीता नहीं होगा, जीतने पर 2 अंक मिलता है, दो मैच तो खेलना ही है, तो इसका मतलब ये भी ड्रॉ खेला होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं, बोल रहा है कि यहाँ के पी और क्यू के बीच मैच का परिणाम 0-0 है, मतलब कि ड्रॉ हुआ होगा। तो इसका मतलब है कि पी क्यू जो है वो 0-0 रहा, तो इसका मतलब पी को 1 जो मिला है गोल, तो वो किसको हरा के मिला होगा, आर को हरा के मिला होगा। तो आर तो हार गया, लेकिन फिर भी आर 1 गोल किया है, ठीक है। इसका मतलब आर जो है एक मैच जो है वो 1 गोल किया है, इसका मतलब 1 ही अंक मिला है, इसका मतलब वो पक्का वो ड्रॉ खेला होगा। और वो ड्रॉ खेला होगा किसके साथ, क्यू के साथ ड्रॉ खेला होगा, क्यू के साथ वो ड्रॉ खेला होगा, ठीक है। और पी और क्यू जो दूसरा होगा उसमें पी जो है वो क्या किया होगा, या क्यू और आर जो है, जैसे यहाँ पर ये हार गया तो एक मैच ये भी तो क्यू और आर खिलाएगा, एक बार पी और आर यहाँ पर हम लोगों ने कर लिया है। तो अब जो लिख रहा है कि आर और क्यू के विरुद्ध किए गए गोल की संख्या 1 है, ठीक है। तो गोल की संख्या बोल रहा है 1 है, तो यहाँ तो एक बार जो है वो ड्रॉ खेला है किसके साथ, यहाँ पर जो एक बार जो जीत गया है वो पी किसके साथ जीता है, आर के साथ जीत गया है, यानी इस आर से जीत गया, तभी इसको 1 अंक मिला, इसको 0 अंक मिला, और अंत में 1 अंक मिला। इसका मतलब ये एक जरूर अंक किया होगा और वो भी ड्रॉ रहा, इसका मतलब ये भी 1 लिया होगा और दूसरा मैच ये भी ड्रॉ किया होगा। तो ये लिख रहा है कि आर द्वारा की के विरुद्ध किए गए गोल की संख्या 1 है, तो आर जो है वो 1 अंक जो ड्रॉ किया है वो डेफिनेटली क्यू के साथ यहाँ पर किया होगा, क्योंकि पी के साथ वो हार जा रहा है, इसका मतलब क्यू के साथ वो ड्रॉ पर किया होगा, तभी उसको 1 अंक मिला है। तो यहाँ ऑप्शन सेकेंड जो है वो यहाँ पर राइट हो रहा है कि आर और क्यू के विरुद्ध किए गए गोल की संख्या, अच्छा ये आर द्वारा है, हाँ आर द्वारा, ठीक है, क्यू के विरुद्ध किए गए गोल की संख्या 1 है, ठीक है। और पी यहाँ पर देखेंगे कि ये ड्रॉ किया था तो एक तो जीता था तो 2 अंक मिलेगा, ठीक है। और पी और क्यू के बीच परिणाम 0-0, तो इस हिसाब से देख सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर राइट हो रहा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिए देखते हैं इसमें और क्या क्वेश्चन है। ये है पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन, ये उसका इंग्लिश वर्जन है। फिर उसके बाद ये भी देख सकते हैं, ये भी पैराग्राफ का क्वेश्चन है ये वाला, हाँ। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, अब देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है फुटबॉल मैच वाला जो है 63 नंबर क्वेश्चन, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, ठीक है। लिख रहा है इसमें देखिए कि एक फुटबॉल मैच में जब 10 मिनट शेष थे, टीम पी टीम क्यू के विरुद्ध खेलते हुए 3 गोल पीछे थी, क्या टीम पी मैच जीत गई? तो टीम पी टीम क्यू के विरुद्ध खेलते हुए 3 गोल पीछे थी, 10 मिनट पहले 3 गोल पीछे थी, तो क्या टीम जीत गई? तो बोलता है टीम पी ने अंतिम 10 मिनट में 4 गोल किए। तो जब 3 गोल पीछे थी, मतलब मान के चलिए अगर वो 7 रहा होगा तो 3 गोल पीछे थी तो वो 4 गोल रहा होगा, तभी तो 3 गोल पीछे थी। तो लिख रहा है कि पी ने अंतिम 10 मिनट में 4 गोल कर दिए, अगर ये 4 गोल कर दिया होगा तो 8, और इसका तो 7 ही गोल था, तो उस हिसाब से तो ये मैच जीत रही है। और दूसरा बोलता है कि टीम क्यू ने मैच में कुल 4 गोल किए। अब यहाँ पर क्यू ने वो 4 गोल किए, तो 4 गोल किए और ये बोल रहा है कि 3 गोल पीछे थी, मतलब 1 ही थी उस हिसाब से। तो इंडिविजुअली अगर मान लेते हैं कि कथन पी के हिसाब से, तो हमारा आंसर आ रहा है कि पी जो है जीत रहा है यहाँ पर। क्यू अगर यहाँ पर 4 गोल कर रहा है तो 3 गोल पीछे है, इसका मतलब क्यू जो है पी जो है वो 1 गोल है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें ये नहीं पता चल रहा है कि पी ने मैच जीता है या नहीं जीता है, लेकिन पहले स्टेटमेंट के हिसाब से हमें पता चल रहा है कि पी ने मैच जीत लिया है। तो अब जो हमारा क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए कि इस प्रश्न का उत्तर इन कथनों में से किसी एक का अकेले उपयोग करके दिया जा सकता है, किंतु दूसरे कथन का उपयोग करके नहीं दिया जा सकता। ये अभी राइट लग रहा है, पहला वाला जो है उससे दिया जा सकता है, लेकिन क्यू के हिसाब से नहीं दिया जा सकता। बी में देखते हैं, इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों में से किसी एक अकेले उपयोग किया जा सकता है, नहीं ये तो नहीं हो सकता।
इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों को एक साथ उपयोग किया जा सकता है, नहीं अकेले भी दिया जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर इन दोनों कथनों में से किसी का उपयोग करके नहीं दिया जा सकता, ये भी गलत। यहाँ पर 3 ऑप्शन गलत हो रहा है, इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट जो है वो हमारा आ रहा है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? इसका इंग्लिश वर्जन है, ये हिंदी वर्जन में आ जाते हैं हम लोग, हिंदी वर्जन में देख लेते हैं। ये देखिए ये क्या क्वेश्चन है। लिख रहा है कि एक प्रश्न दिया गया है, उसके बाद 2 कथन दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर है कि P प्लस Q का स्क्वायर है माइनस 4PQ। तो आपको पता होगा अलजेब्रा में A प्लस B का स्क्वायर माइनस 4AB, ये होता है A माइनस B का स्क्वायर, तो P माइनस Q का स्क्वायर हो जाता है। और जिस नंबर पर स्क्वायर चढ़ गया वो पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पर लिख रहा है कि P और Q धन पूर्णांक है, तो बोल रहा है कि P छोटा है Q से और P बड़ा है Q से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों में से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। ये जो है वो एक धन पूर्णांक संख्या है, धनात्मक है, यहाँ पर लिख रहा है तो धनात्मक तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों में से किसी एक का भी अकेले प्रयोग करके दिया जा सकता है। दोनों कथन का जरूरत ही क्या है, इस प्रश्न का उत्तर इन दोनों कथनों में से किसी एक का अकेले प्रयोग किया जा सकता है किंतु दूसरे नहीं। ये फिलहाल दोनों काट देते हैं। अब लिख रहा है कि इस प्रश्न का उत्तर इन कथनों में से किसी का उपयोग किए बिना भी दिया जा सकता है। देखिए ये चौथा ऑप्शन पहले जो सॉल्व कर रहे थे उसमें कुछ और ऑप्शन दे रहा था, यहाँ जो बोल रहा है कि बिना यूज करके दिया जा सकता है। तो मैंने बोला ना कि ये पॉजिटिव है अलजेब्रा के हिसाब से, ये स्टेटमेंट का जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर मायने रखता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि T20 क्रिकेट लीग में 3 खिलाड़ी हैं XYZ। अब यहाँ पर कुल रन 37 बनाया, इसका मतलब X प्लस वाई प्लस जेड जो है ये मिलकर के 37 बनाया है। X द्वारा बनाए गए रनों की संख्या का Y द्वारा बनाए गए रनों की संख्या का अनुपात यानी X बाई वाई, Y द्वारा बनाए गए रनों की संख्या Z द्वारा बनाए गए संख्या के अनुपात के बराबर है, मतलब Y बाई Z। तो इसका मतलब Y स्क्वायर बराबर हो जाता है ZX। तो अब यहाँ पर बोल रहा है कि X द्वारा बनाए गए ये Y वाला ये सब दिया है और उसमें कंपेयर करके दिया है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर जो Y स्क्वायर बराबर ZX है और तीनों का सम यहाँ पर 37 है। तो 37 सम कुछ भी हो उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। मान के चलते हैं 6 का स्क्वायर है, अगर यह 4 हो जाए और 9 हो जाए, 4Z भी हो सकता है Y 9 भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम कैसे पता लगाएंगे कि Y 6 है और X ही 4 है और Z 4 नहीं है, ये पता लगाना यहाँ मुश्किल है कि 4 6 9। यहाँ एक एग्जाम्पल के तौर पर है, इसी तरह 37 को भी हम चाहें तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो तो सिंबॉलिक तौर पर दिया है। तो यहाँ पर हम किसी को एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते हैं कि X बड़ा है कि Y बड़ा है कि Z बड़ा है, कुछ भी यहाँ नहीं दिया है। तो यहाँ पर जो लिख रहा है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में है, ये डिसेंडिंग इस तरह से, तो ये सब कुछ भी नहीं निकाल सकते हैं। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट होगा कि अपर्याप्त आंकड़ों के कारण निर्धारित नहीं किया जा सकता है। यहाँ कुछ पता ही नहीं चल रहा है, मतलब आपका जो वेरिएबल संख्या है वो 3 है और इक्वेशन 2 है, कम से कम इक्वेशन 3 रहता तो निकल गया होता। तो इस तरह से आप नहीं निकाल सकते इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है। लिख रहा है कि मान लीजिए P प्लस Q 10 है और P पूर्णांक है। पहला मान बोलता है कि P मल्टीप्लाई Q का महत्तम मान, PQ धनात्मक पूर्णांक है। तो PQ धनात्मक पूर्णांक है तो P और Q को यहाँ पर बराबर ले लेना होता है। तो वैसे संख्या अगर 5 ले लेते हैं तो 5 गुना 5 देख रहे हैं, तो ये होता है हमेशा जो मैक्सिमम संख्या होता है वो 25 हो जाएगा। और बोल रहा है कि P मल्टीप्लाई Q, P है यहाँ पर, P जो है लेस इक्वल टू -6 है। अगर P की वैल्यू अगर -6 ले लें और Q की वैल्यू यहाँ पर -4 ले लें, अगर मल्टीप्लाई कर ले तो ये -6 मल्टीप्लाई -4 ये मिलकर के हो जाता है 24। तो ये 25 है मैक्सिमम और ये 24 है। तो पहला जो मात्रा जो फर्स्ट है वो सेकंड से तो ज़्यादा ही है, तो मात्रा सेकंड छोटा है मात्रा ए से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, एकदम कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत आसान है। सेम उसी तरह का एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, ये भी देखिए। इसमें भी लिख रहा है कि 11 संख्याओं में एक समुच्चय पर विचार कीजिए। 11 संख्या है, ठीक है। अब इसमें लिख रहा है कि जो क्रमागत पूर्णांक है वो ग्रेटर इक्वल टू -5 है। तो 11 संख्या है तो इसका मतलब 1 से लेकर 5 होगा और -1 से लेकर के -5, तो ये 10 हो गए और बीच में एक 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसका जो औसत निकलेगा वो बिल्कुल बीच का होता है, मतलब -5 से +5 कटेगा, 1 से -1, -2 से 2 कटेगा, -3 से 3। तो इस तरह से जो हमारा औसत जो आएगा वो आएगा 0।
तो इसका मतलब जो मात्रा फर्स्ट है वो आएगा 0। सेकेंड बोलता है कि समुच्चय की संख्याओं के गुणनफल का न्यूनतम मान जब वे क्रमागत ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर मतलब कि वो ऋण नहीं है, मतलब कि निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। तो कुछ भी है पॉजिटिव है तो 0 से तो बड़ा ही होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा। कुछ भी उसका औसत आ जाए या गुणनफल आ जाए तो 0 से बड़ा ही होगा। इसका मतलब मात्रा 1 से मात्रा 2 जो है वो बड़ा होगा। तो इसका मतलब मात्रा 2 बड़ा होगा मात्रा 1 से। इसका मतलब ऑप्शन ए फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर? ये क्वेश्चन भी हो गया। इसका इंग्लिश वर्जन है ये। चलते हैं यहाँ पर। ये देखिए ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। लिख रहा है कि 3 संख्या है पी क्यू आर, उसका औसत है के। इसका मतलब औसत जब भी होगा तो मल्टीप्लाई होता है। तो पी प्लस क्यू प्लस आर का डिवाइड अगर 3 से करें तो औसत होता है के। अब लिख रहा है कि पी औसत से उतना ही अधिक है। पी जो है औसत से उतना ही अधिक है जितना कि क्यू औसत से कम। ठीक है, तो इसका मतलब अधिक बोल रहा है ना, तो अधिक बोल रहा है तो माइनस करना होगा। तो P में से Q माइनस कर लेंगे, उतना ही अधिक है जितना कि Q कम। तो इसका मतलब ये होगा कि PQ बराबर K प्लस K, यानी ये 2K हो गया। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं, यहाँ से यहाँ देखिए, तो P प्लस Q की जगह अगर हम 2K डाल देते हैं तो 2K प्लस R बराबर 3 से ये K मल्टीप्लाई हुआ तो 3K। तो R इज इक्वल टू 3K में से 2K माइनस होगा तो ये हो जाएगा K। तो R की वैल्यू हो जाता है K। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर? ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए x 0 और 1 के बीच कोई वास्तविक संख्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया है कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स क्यूब। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। 0 और 1 से बीच में कोई सा भी संख्या ले लीजिए। मान के चलिए थोड़ी देर के लिए कि 0.25 ले लेते हैं, ऐसे ही ले लेते हैं, ज़्यादा आसान है। तो या 0.25 नहीं 0.5 ही ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, 0.5 ले लेते हैं। ठीक है, या यहाँ पर चलिए पहला स्टेटमेंट पहले चेक कर लेते हैं। तो 0.5 का स्क्वायर जो हो जाएगा, स्क्वायर जो हो जाएगा वो 0.25 होता है। और 3 डिसिमल के बाद 3 डिजिट करने के लिए 200.250। और 0.5 का क्यूब अगर ले लेते हैं तो ये होता है 0.125। तो ये जो है 0.125 और 0.250 ये बड़ा है, ये छोटा है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर बड़ा होगा और एक्स क्यूब जो है वो छोटा हो जाएगा। तो पहला जो स्टेटमेंट है ये राइट है। दूसरा स्टेटमेंट कर लेते हैं। तो ऐसा नंबर ले लेते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर होता हो। तो 0.25 ले लेते हैं। तो अंडर रूट में 0.25 ले लेते हैं तो इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो 0.5 होता है। मतलब 2 अंकों में 0.25। तो x हमारे पास क्या था 0.25। कौन बड़ा हुआ? तो बड़ा तो ये है यहाँ पर, जबकि कह रहा है कि ये छोटा है। ठीक है, अंडर रूट वाला बड़ा हो जाएगा और बिना अंडर रूट वाला छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब स्टेटमेंट ये सेकंड गलत है। तो बोल रहा है कि कौन सा सही है? तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है यानी केवल एक वो राइट है। अंडर रूट जो होता है 0 और 1 के बीच कोई भी संख्या है, अंडर रूट जो होता है अपने संख्या से हमेशा बड़ा होता है। अंडर रूट देख रहे हैं 0.5 आ रहा है और जो संख्या है वो 0.25 है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि उस हिसाब से ये 0.25 जो है वो बड़ा हो जाता है। तो ऑप्शन ए इज द फर्स्ट राइट आंसर। क्लियर? चलिए ये जो है अगला पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पैराग्राफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास देख लेते हैं कि ये पैराग्राफ है कि क्या है। हाँ ये भी पैराग्राफ है, ये भी पैराग्राफ है। चलिए चलते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब ये क्वेश्चन है, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए अब लिख रहा है यहाँ पर कि पी क्यू आर का भाई है। पी क्यू आर का भाई है। पी क्यू और आर का भाई है, ये देखिए। ठीक है, तो P जो है वो प्लस है, Q और R का भाई है। तो Q प्लस है और माइनस भी हो सकता है, R है वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी। इसका जेंडर क्लियर नहीं है। बोल रहा है कि S R की माता है। तो S जो है जेंडर क्लियर है, माता है, ऊपर लिख देते हैं। T जो है P का पिता है। तो T जो है वो पिता है, प्लस है, इसका मतलब ये दोनों वाइफ हस्बैंड है। ठीक है, निम्नलिखित कथन का कौन सा सही है? देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि S और T दंपति है। तो S और T दंपति है, इसका मतलब ये राइट लिख रहा है। Q T का पुत्र है। तो Q जो है वो T का पुत्र है। इसका जेंडर क्लियर नहीं है। क्या लिख रहा है कि P जो है
क्यू और आर का भाई है, पी कॉमा क्यू और आर का भाई है, मतलब पी जो है क्यू और आर का भाई है, मतलब पी का ही जेंडर क्लियर है, तो क्यू का जेंडर क्लियर नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि क्यू टी का पुत्र है, पुत्री भी हो सकता है, इसका मतलब ये गलत है। अब बोला टी क्यू का पिता है, तो टी जो है इस क्यू का पिता है, बिल्कुल ये राइट है। एस पी की माता है, तो एस जो है वो पी की माता है, ये भी राइट है। आर टी की पुत्री है, तो आर ये है, टी की पुत्री है, ये भी पता कहाँ है, इसका जेंडर क्लियर है नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। पी एस का पुत्र है, तो पी जो है प्लस है, मतलब एस जो एस का पुत्र है, मतलब ये जेंडर क्लियर है, इसका मतलब ये राइट है। तो कितना सही है, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ओ बराबर 210 है। एन जो होता है एबीसीडी में, देखिए यहाँ ये मैंने कोडिंग डिकोडिंग भी बताया था, जब रीडिंग वाले क्लास जब यूपीएससी सिविल सर्विसेज का चल रहा था उसमें भी ये बताया था इस टाइप का क्वेश्चन, उसको अगर कर लिए होते तो ये भी आसानी से बन जाता। जो एम होता है वो 13वां नंबर होता है, एन जो होता है वो 14 होता है, और ओ है, तो इसका मतलब 14 गुना 15 जो है ये 210 है। क्लियर है। अब है टी, तो 14 गुना 15, टी जो होता है वो कितना होता है, टी होता है 20 पर, तो अगर इसको हम 20 से गुना करेंगे तो 41 गुना 4200 आ गया, देखिए है यहाँ पर। अब ई है, इसका मतलब 5 से गुना करेंगे तो 42 पंचे 210, तो ये 21,000 आ गया। अब उसमें एस है, मतलब सब में कुछ जो है नंबर बढ़ते गया, तो एस जो है वो किस नंबर पे आता है, तो एस जो है हमारे पास, तो आपको पता होना चाहिए कि ई जो टी, तो एस टी तो 20 पर है, यानी कि 19 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपको पता है कि 21 और 19 का मल्टीप्लाई जो होता है 400 माइनस 1 यानी 399, और उस पर 000, मतलब 399 पर 000, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। क्लियर, एकदम आसान है, कोडिंग डिकोडिंग का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लिख रहा है कि फ्रांस को ऐसे लिख रहा है, जर्मनी को ऐसे लिख रहा है, तो YEMEN को क्या लिखेगा, तो Y का यहाँ से आप देख सकते हैं, Y का है 7, तो 7 वाला होगा, इसका मतलब ये 2 ऑप्शन कट गया। अब E का वैल्यू क्या होगा, तो ऊपर देख सकते हैं E का वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब 1 वाला होगा, तो 1 तो है दोनों में। तीसरा है M चौथा डिजिट है, तो M का चौथा डिजिट यहाँ 8 है, तो M का 8। आपके पास क्वेश्चन ठीक से नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर C वाले को अगर मैच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जर्मनी में M और यहाँ पर जो 8 है वो चौथा है, तो चौथा नंबर यहाँ 8 है इसमें, इसका मतलब ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी है यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखिए क्या है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। लिख रहा है कि 5 अंकों की संख्या है PQRST, ये 5 अंकों की संख्या है PQRST। अब इसमें लिख रहा है कि इस प्रकार है कि t बराबर 0 नहीं है, मतलब ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है। P t का 3 गुना है, तो P जो है t का 3 गुना है। उसके बाद S Q से 4 बड़ा है, तो S जो है वो Q से 4 बड़ा है। उसके बाद Q R से 3 बड़ा है, तो Q जो है वो R से 3 बड़ा है। तो 5 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं संभव है, तो सबसे पहले ये देखिए कि अगर P जो है अगर 9 ले लेते हैं तो इसको 3 लेना पड़ेगा क्योंकि तिगुना है। उसके बाद अगर इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, P की जगह ऐसे लिख देते हैं कि P को अगर मान लेते हैं 6 लिख लेते हैं, तो T को कितना लेना पड़ेगा 2, इसको अगर 3 लेते हैं तो इसको लेना पड़ेगा 1। तो फाइनली हमारे पास कितने आए, कितने नंबर लेना पड़ा, 3 नंबर, 3 लेना पड़ा, 1 2 3, यानी कि 3 बार ऐसा लेना पड़ा। दूसरी बात ये समझिए कि अगर यहाँ पर है S बराबर Q, मतलब पहले R को ले लेते हैं, R को अगर मान लेते हैं 0 तो ले ही सकते हैं यहाँ पर, तो अगर मान लेते हैं कि R 0 हो जाए तो Q क्या हो सकता है 3 ज़्यादा, और उस हिसाब से S क्या हो जाता है उससे 4 ज़्यादा 7 हो सकता है। तो एक तो पेयर ये हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि अगर ये 0 के बदले 1 हो जाए तो ये 4 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। अगर इसको 2 मान लेते हैं तो ये 5 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो यहाँ भी 3 बार हो रहा है ऐसे ऐसे, आ रहा समझ में कि इससे ये 4 जाएगा, ये 3, तो इस हिसाब से देखिए 3 ये है, और तीनों बार जो ऐसे करके अगर हम लिखेंगे इसको तो कितनी बार ऐसा हो सकता है। और यहाँ पर जो है ये 3 है, ध्यान से देखिएगा कि अगर R को हमने 0 ले लिया है तो
Q 3 हो जाता है और S जो है वो 7 हो जाता है और ये 3 है और ये 9 है। तो इन सभी नंबर से हम टोटल 3 बार बना सकते हैं। फिर अगर ये 1 ले लेते हैं, अच्छा इसमें एक चीज़ और याद रखना है कि सभी डिस्टिंक्ट नंबर हैं, अलग अलग संख्याएं, ये भी लिखा है कि भिन्न अंक है। तो जब ऑलरेडी हम यहाँ 1 ले लिए तो 1 यहाँ पर ले लिए तो 1 वाला ये नहीं लेना है, इसका मतलब इसको कट कर देना। तो ऐसा 1 2 3 ऐसा 3 बार ले लिए, यहाँ पर लिख दिया मल्टीप्लाई ऐसा 1 बार और 2 बार, तो 2 बार ले लिए, यानी कुल मिला के 3 2 जा 6, यानी कुल मिला के 6 बार बनेगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन की तरह। तो ऑप्शन डी है 6, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ 1 लिखा हुआ है इसलिए 1 है, तो दोबारा वो रिपीट नहीं करना है, इसलिए उसको छोड़ देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है x किसी काम को 1/3 भाग को 6 दिन में पूरा करता है। ठीक है, चलिए x जो है 1/3 भाग, ऐसे देखिए 1/3 भाग 6 दिन में करता है। ठीक है, तो 1 भाग कितना दिन में करेगा, 6 18 दिन में, 18 दिन में कर देगा। y उसी काम का 1/3 8 दिन में, तो 1/3 8 दिन में, तो पूरा काम कितना करेगा, ये 8 24 दिन में कर देगा। ठीक है, z उसी का 3/4 भाग, यहाँ पर लिख देते हैं कि 3/4 भाग 12 दिन में, तो 4 से कट गया, इसका मतलब z जो है इसको 16 दिन में कंप्लीट कर देगा। वे एक साथ मिलकर काम करते हैं, इन दिनों तक काम करते हैं, तब x और z काम छोड़ देते हैं और अकेला y जो है शेष काम को 8 पूर्णांक कितना दिन में, 8 पूर्णांक 2/3 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है, तो अब n किसके बराबर है, n किसके बराबर है ये पूछ रहा है। तो देखिए इन सब का पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 18 72 जो होगा 18 से डिविजिबल भी है और 24 से भी है। तो 72 दूना 144, 144 होगा, 16 9 144, मतलब 144 इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 18 × 144, 24 × 72, यानी 6 बार कटेगा, 16 9 144 ऐसे कट जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर लास्ट में यह 8 पूर्णांक 2/5 दिन में पूरा हुआ है, तो 8 से 24 2 26, मतलब 26/3 दिन, 3 भाग जो है 3 दिन इतना काम लगा है। कौन काम किया है, y किया है। तो इसका मतलब y जो द्वारा जो लास्ट में काम किया गया है वो एक दिन में 6 काम करता है, तो टोटल 26/3 के दिन में कितना करेगा, तो 3 2 जा 6, मतलब 52, 52 काम करेगा। 144 में से 52 माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा, ये 2 आ गया और ये 92 काम आएगा, यानी 92 काम। अब ये जो पहले है 92 काम, ये तीनों मिल के किया होगा n डेज में, और उसके बाद xz छोड़ दिया होगा, तो 92 में ही डिवाइड करेंगे। 8 + 6 14, 14 + 9 23 से डिवाइड करेंगे, तो उतना ही दिन n काम किया होगा। तो 23 दूना 40 दूना 92, मतलब 4 से कटेगा। इसका मतलब n बराबर 4 हो गया, मतलब 4 दिन जो है वो साथ में काम किया होगा। इसका मतलब n की वैल्यू 4 हो जाएगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कुछ इस तरह से है। चलिए इसमें ग्रीन पेन यूज कर लेता हूँ। इसमें लिखा है कि 1 है, 3 है, 6 है, 11 है, फिर उसके बाद 18 है। इसको थोड़ा सा हटा लेता हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद ये है x और 42। तो बोला जा रहा है कि x के स्थान पर यहाँ क्या आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले डिफरेंस चेक करते हैं। ये 2 का है, ये 3 का है, ये 5 का है, ये 7 का है। जैसे ही 2 3 5 7, तो हमारे दिमाग में ये आ गया कि ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो अगला जो आएगा वो क्या होगा, 11 आना चाहिए और उसका अगला 13 होना चाहिए। तो देखते हैं मैच करा के। तो इसका मतलब 18 + 11, देखते हैं 11 + 7 18 है, तो 18 + 7 होता है 29। अगर 29 कर देते हैं तो 29 + 13 42 हो जाता है। इसका मतलब x की जगह पर पक्का 29 यानी कि 29 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इन्होंने बी मारा है, वो गलत है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो था टोटल 80 क्वेश्चंस थे। 80 क्वेश्चंस का हमने हर क्वेश्चन का यहाँ पर डिस्कस किया, और ये जितने भी क्वेश्चंस थे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू या फिर जो क्लास हम लोगों ने पढ़ाया था यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए, वो सारा क्लास इसी बेस पे था और हम लोग उस पर ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे। अगर वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिशियल हुआ होगा। अगर नहीं देखे होंगे या जो नए कैंडिडेट हैं वो 2026 के लिए अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ साथ जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं उसका अप्रिशिएट जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और यूट्यूब पर उस वीडियो को जरूर करें, देखें और चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि जो नए नए वीडियो हम लोग नए एग्जामिनेशंस के लिए जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व करके लाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।
मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।